नमस्कार। भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग। मैं हूँ सुरभि और आप सभी जानते हैं कि आज बहुत दिनों के बाद हम लोग नो फिल्टर का ये एपिसोड फिर से लेके आ रहे हैं। हम क्योंकि कश्मीर गए थे और प्रेजेंट सिचुएशन जो है बहुत सारी हमें वहाँ पे पता चली और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कश्मीरी हिंदू जो है वो एक नैरेटिव एक सेट किया जाता है कि वो भगोड़े थे, भाग गए थे। लेकिन भारत मेरे साथ पे आज एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ में है जिनको मैं खुद पर्सनली बचपन से भी जानती हूँ और मैं एविडेंट हूँ कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे अच्छे काम किए हैं जो कम्युनिटी के लिए उनके फेवर में है। पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी है, लेकिन एज अ सोशल एक्टिविस्ट राकेश हंडू जी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सारे पर्सपेक्टिव पे मैं उनसे बात करूंगी क्योंकि अभी रिसेंट विजिट जो कश्मीर में मैंने किया वो ऑलमोस्ट मैंने सिर्फ 6 घंटे कश्मीर में बिताए, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट सिचुएशन वहाँ की जानी समझी, पर्टिकुलरली हमारी कम्युनिटी की। मैं सबसे पहले आपको एज अ सोशल एक्टिविस्ट समझना चाहूँगी कि कौन से कार्य जो हैं वो आपने किए हैं, क्योंकि होता क्या है कि हमने तो आपको देखा है। आई हैव बीन वॉचिंग यू फ्रॉम चाइल्डहुड और मैं जानती हूँ कि आपने बहुत काम किया है। मेरे फादर भी आपके साथ एसोसिएटेड थे और हम लोग आप लोग मिलके बहुत सारे ऐसे कार्य जयपुर में भी करते थे। तो हमें भी एज अ कश्मीरी हिंदू समाज में हमें भी ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे भी वो जो है कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जिन्हें हम फायर ब्रांड कह सकते हैं और उनमें से आप एक हैं। तो मैं सबसे पहले आपका वेलकम करूँगी अपने शो पे और उसे हम नो फिल्टर इसलिए कहते हैं, जब आपने मेरे से बोला कि तुम क्वेश्चंस फ्रेम करो तो ये नो फिल्टर है, इसमें कोई एडिटिंग होती ही नहीं है, ये सारा लाइव जाता है और मैं कोई क्वेश्चन कभी फ्रेम करती नहीं हूँ क्योंकि जो मेरे दिमाग में आएगा मैं डायरेक्टली आपके ऊपर थ्रो करते रहूँगी तो आप नेचुरल जवाब देंगे और मैं जानती हूँ कि आप 100% विद ऑनेस्टी सारे आंसर्स को देंगे। तो मैं आपको एज अ सोशल एक्टिविस्ट सबसे पहले समझना चाहूँगी, फिर हम कश्मीर के कई सारे पर्सपेक्टिव्स पे जो है। तो आपकी जर्नी, आपको जो थ्रेट्स मिले, उसके बाद आप कश्मीर से दिल्ली तक आए और उसके बाद भी आपने इलेक्शन भी लड़ा, उसके बाद भी फरीदाबाद में आप रहकर भी कुछ ना कुछ कश्मीरी पंडित समाज के लिए, कश्मीरी हिंदू समाज के लिए करते जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एज अ पर्सनालिटी, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, आप अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में आप मेरे से बेहतर बता पाएंगे, तो मैं आप ही से ही सुनना चाहूँगी। सुरभि बेटा, मैं सबसे पहले तो आपके पापा, मेरे को भी पता चला, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपसे कुछ दिन पहले बात हुई थी, पता चला मेरा भाई, मेरा दोस्त साइलेंट सोशल वर्कर इज नो मोर। तो सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। लिटरली आई वाज इन टीयर्स, क्योंकि बेटा यादें कर की साल मेरी जर्नी तो बेटा आप तो पता नहीं पैदा हुए थे या नहीं हुए थे। मेरी जर्नी शुरू हुई थी जब 1990 में हमारा एक्सोडस हुआ था कश्मीर से। तो मेरा जो पहला वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो मैंने वहाँ पे शिवसेना ज्वाइन करी थी। शिवसेना ज्वाइन करने का पर्पज यही था बेटा कि जब हमारे वहाँ से क्या बोलते हैं, कश्मीर से माइग्रेशन हुआ, लोगों का एक ही ठिकाना था, दैट वाज गीता भवन। और लोगों को पता ही नहीं था अपनी जान बचा के जाएंगे कहाँ पे। तो एक मैसेज चला गया था हमारे समाज में, चाहे गाँव में, चाहे कम्युनिटी पूरी स्कैटर्ड थी, तो एक ही ठिकाना था सबका। तो मैंने उस टाइम पे अपना त्याग कर दिया था। दो है वो हैड हाउस इन रघुनाथ बाजार, हम लोग विंटर वहीं बिताते थे। समर समय हम जब स्कूल कॉलेज खुलते थे तो वापस चले जाते थे। तो वहाँ सबसे पहले मेरा चैलेंज था कि लोकल जो वहाँ की जम्मू की जो हमारे भाई हैं डोगरा जिनको बोलते हैं, उनको मैं अपने मतलब साथ में लाऊं। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि मैंने वहाँ पे शिवसेना ज्वाइन करी थी। एंड आई एम ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने अपने घर के दरवाजे, अपने सब कुछ हमारे लिए खोला। तो वहाँ से एक्टिविज्म शुरू हुआ और उसके बाद हम लोग कतारें लगती थी। जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर मुझे आज भी याद है, बैक साइड में लोग लाइनों में खड़े होते थे राशन कार्ड के लिए। उस टाइम पे क्या मिलता था, इनिशियली स्टार्ट हुआ था 500 रुपए मिलते थे, कुछ राइस मिलता था लोगों को। फिर चैलेंज था कि लोग टैक्स में, जहाँ पे अपना मुट्ठी, मिश्रे वाला, नगरोटा, गुड़ पुली,
जहाँ जहाँ भी लोगों को एकोमोडेट करना था वो करवाया। उसके बाद और चैलेंजेस थी कि मतलब हमारी जैसे माताएं बहनें हैं उनके लिए वॉशरूम हो वहाँ पे। सेकंड चैलेंज हुआ जो हमारे बच्चे वहाँ पे स्कूल छोड़ के कॉलेज छोड़ के आए थे तो उनका आगे एजुकेशन फ्यूचर का क्या, क्योंकि आपको भी पता होगा हमारी कम्युनिटी में जब फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज 10 ओवर गन। तो हमारे को बचपन से यही एजुकेशन एजुकेशन तो हमारा मतलब वही एजुकेशन है जिसकी वजह से आज 35 साल के बाद से हम लोग खड़े हैं अपने पैरों पे खड़े हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट। तो वो एक 10 का भी चैलेंज था उस टाइम पे, दैट वाज इन टर्म्स ऑफ स्कूल खुलवाने, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी जितने भी वहाँ पे गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल थे वो ओवर ऑक्यूपाइड ऑलरेडी थे। तो फिर जम्मू के लोगों को कॉन्फ्रेंस लिया कि चलो कम से कम हमारे जो माइग्रेंट स्टूडेंट्स हैं उनको सेकंड शिफ्ट में वहाँ पे स्कूल खोले जाए, फर्स्ट शिफ्ट में जम्मू की, ताकि वो लोग भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि आप किसी स्टेट में आए हो या किसी शहर में आए हो, हालांकि JNK इज वन स्टेट, बट जम्मू एक अलग था, उनके अपने, हम उनको ये फीलिंग ना हो कि हम उनके कोई हक छीन रहे हैं, चाहे वो जॉब्स को लेके हो चाहे कॉलेजेस में एडमिशन को लेके हो। तो वो भी हमको बैलेंस करके चलना था, तो इसलिए जम्मू के लोगों के साथ साथ हम मिलके इन द मीन टाइम फिर रोज कुछ ना कुछ बुरी खबरें कश्मीर से आती थी। कभी किसी को मार दिया, कभी सर्वानंद प्रेमी जी को, कभी नीलकंठ गंजू जी को, कभी HMT के खेरा जी को। तो ऐसे तो मतलब नाम मैं गिनाता रहूंगा तो शाम हो जाएगी। जैसे सतीश टिपू, उनको मारा गया घर में बाहर बुला के। तो वो केस हालांकि मैं अलग से लड़ रहा हूँ उनके परिवार के साथ में। आपने नाम सुना होगा, उसके ऊपर पिक्चर मूवी भी बनी थी, बेटा कराटे, उसके ऊपर उनको उसको रिलीज भी किया गया। वो केस भी हम लड़ रहे हैं पिछले 35 साल से। तो वो अलग से चैलेंजेस थे। उसके बाद फिर मेरे को जब मेरा रोज कुछ ना कुछ हमारे प्रोटेस्ट होते थे वहाँ पे, रोज हम निकलते थे, VP सिंह, हाय हाय, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनके शाम को हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मशाल जुलूस जिसको बोलते हैं, वो निकालते थे। लाठियां भी बहुत खाई, मारे भी बहुत खाई, छुप के भी रहना पड़ता था, वारंट्स भी निकलते थे। और ये कुछ सहते सहते फिर फाइनली जब अखबारों में नाम आना शुरू हो गया तो सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर गए तो वहाँ एजुकेशन बिल्कुल खत्म थी। उनको रास्ते नहीं मालूम थे, क्योंकि वहाँ पे कल्चरल चैलेंजेस है। कोई सिक्योरिटी फोर्सेस असम से भेजा गया वहाँ पे, कोई पंजाब से भेजा गया जो ऑलरेडी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन संभाल रहे थे, जिसमें श्री BN काबू जी आए, BSF में थे, उनको लाया गया। जिन्होंने अभी ये जो बुक रिलीज हुई है रिविजिटिंग कश्मीर, श्री योगेंद्र कंधारी जी, वो आर्मी में कैप्टन थे। उसके बाद वहाँ पे कर्नल टिक्कू साहब को भेजा गया। तो ये वहाँ पे कश्मीरी पंडितों ने कंट्रीब्यूट किया। मैं तो विदाउट यूनिफॉर्म थे, तो मतलब अनऑफिशियली मेरे को अप्रोच किया। तो उस टाइम हमारे अंदर भी था कि चलो हम अगर डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट, हालांकि हमने बहुत कोशिश की कि हमें भी कोई फंड करे, हमें भी कोई एम्यूनिशन दे दे, हथियार दे दे कि हम जाके वहाँ पे फाइट बैक करें। हालांकि हमें कोई किसी कंट्री के खिलाफ में या आजादी के लिए किसी चीज के लिए गन नहीं उठानी थी, एटलीस्ट अपनी प्रोटेक्शन, जो हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है कि हम अपने समाज को बचा सके वहाँ पे। फिर हम कश्मीर चले गए। कश्मीर में अलग अलग चैलेंजेस थी। कुछ लोग वहाँ पे स्कैटर्ड थे, फंसे हुए थे, जो बेचारे दिन के उजाले में नहीं निकल पाते थे, उनको हम रात को रेस्क्यू करते थे, जिसके ऊपर ये लोग बोलते हैं कि जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला। कुछ ऑपरेशन ऐसे भी करने पड़ गए। उसके बाद 19 जनवरी, मुझे आज भी याद है, 19 जनवरी, सॉरी 26 जनवरी, क्या बोलते हैं, 1990 को लाल चौक में इनको पाकिस्तान का झंडा चढ़ाना था। वो एपिसोड हमने देखा जब ये लोग पूरे शहर से उधर पाकिस्तान प्रोवोकेशन कर रहा था। वहां पे पूरे BBC और सारे चैनल्स के कॉरेस्पॉन्डेंट पहुंचे थे। उनको हमने होटल में बंद करके बाहर नहीं निकलने दिया। इट वॉज ए ट्रिपल कि इन्होंने उस दिन कुछ आजादी या कुछ ऐसा डिक्लेयर करना था जैसे बांग्लादेश में हुआ था 1971 में, उस चीज को रोका। तो काफी कुछ ऐसे चैलेंजेस थे वहां पे कि हमने एज ए लोकल, क्योंकि हमारे को लैंग्वेज मालूम थी, रास्ते मालूम थे, कल्चरल हमको मालूम था, वहाँ क्या कौन क्या बोल रहा है, धर्म में किसके क्या रखा हुआ है, तो पकड़ते थे, फिर उनसे पूछताछ भी करते थे, इंट्रोगेशन। तो करते 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 कराते फाइनली जब जगमोहन को वहां से, जब मौलवी फारूक को वहां पे मारा गया, उस टाइम पे ऑपरेशन भी मैं गया था वहां पे। उसके बाद जो दैट वाज वो कहते हैं ना, डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि वहां से जो जगमोहन को निकाला गया। उसके बाद हमारी जो बटालियन थी वहाँ पे, CRP 69 बटालियन में, लास्ट में इस्लामिया कॉलेज में रहा। तो एज ए पनिशमेंट उनको वहां से राजस्थान माउंट आबू ट्रांसफर किया गया। और उसके बाद फिर मेरे को थ्रेट आए, मेरे कुछ क्लोज थे, जिन मेरे घर के ऊपर हमला हुआ, वहां से फोटोएं निकाली गई, मेरे पोस्टर। अब जो वहां से कश्मीर से आ रहा था तो मेरे घर आते थे वो लोग कि इसका पोस्टर देखा है हमने, हिट लिस्ट में आया। कुछ मेरे यार दोस्त थे वहां पे लोकल, जिनको किडनैप किया गया था,
तो वो आए कि भाई तुम्हारे को ढूंढने आए हैं, तुम्हें कहीं भी हिट कर देंगे। अब मैं एक कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मेरे ग्रैंडफादर भी रहे, मेरे ब्रदर भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो एक कंपल्शन था कि इसको किसी तरीके से यहाँ से भगाओ। तब मैं बेटा फिर दिल्ली आ गया, दिल्ली से स्ट्रगल किया, धीरे धीरे करके मैं बैंगलोर पहुंचा, बैंगलोर से फिर फाइनली 90s में मैं जयपुर आया। जुनून था वही जो गीता भवन से शुरू हुआ। वहां भी देखा कि आपके पापा स्वर्गीय एक्टिव थे, मिस्टर हकीम थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट वहां पे। उन्होंने मेरे बारे में कुछ सुना था, तो उन्होंने मेरे को अपने बोला कि यार आप लोग भी घर आए। मेरे को ढूंढते ढूंढते उनको कहीं से पता चल गया था, मैं उस टाइम सेक्टर 80 में रहता था। ढूंढते ढूंढते मेरा घर ढूंढते ढूंढते आए, तो मुझे लाया कि भाई आप लोग, आपकी हमारे को बहुत जरूरत है। फिर वो लोग आपके पापा दिल्ली शिफ्ट हो गए, हकीम साहब जम्मू शिफ्ट हो गए। फिर वो टोपी मेरे सर पे पहना थी, तो वो टोपी फिर चलती रही जब तक मैं जयपुर में रहा। इन द मीन टाइम फिर वही फ्रस्ट्रेशन आई, फिर मैंने जयपुर का मकान बेचा जैसे आप लोगों ने बेचा वहां पे। जरा आई शिफ्टेड टू जम्मू। फिर वही जुनून था कि नहीं अब कुछ करना है समाज के लिए, तो फिर मैं श्रीनगर चला गया। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुई ऑल इंडिया कश्मीरी समाज में, जिसमें श्री आर के मट्टू, एम के का, सुबह दोदा जी। एक आइडिया फ्लोट हुआ 2008 में कि हमारी एक पॉलिटिकल वॉइस होनी चाहिए, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी हमको एक्सप्लॉइट करती है। तो मुझे बुलाया गया कि भाई आपको पार्टिसिपेट करना। तो मैं तो राना सांगा था ही। फिर मैंने डिसाइड किया कि शेर शेर से ही लड़ेगा, बकरे से क्या लड़ूंगा। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था फारूक अब्दुल्ला, जो 1990 में लंदन भाग गया, तो हमें वहां पे गोलियों की नोक पे छोड़ते हुए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ही लड़ूंगा, नोइंग द फैक्ट कि मेरी जमानत भी वहां जब्त हो जाएगी, बट एक मैसेज तो चला जाएगा उनको कि हमने जब तक हम लोग जिंदा है, खासकर हमारी जनरेशन, कि वो कश्मीर नहीं छोड़ेगी। वो बेटा एक्टिविज्म चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर 2000 फिर वहां पे 2019 में आर्टिकल 370 अबॉर्गेट किया गया। उसके बाद में फिर डेमोक्रेसी थी नहीं। अब जब पीछे वहां पे इलेक्शन अनाउंसमेंट हुआ कि पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा, तो अचानक से पता चला कि बीजेपी जो ढोल बजा रही है, नगाड़े बजा रही है कश्मीर में, रोज दामाबाजी कर रही है, तो इलेक्शन की तरफ धूम लगा के भाग गए कश्मीर से, वहां प्रॉक्सीज खड़ी कर दी। तो मैंने देखा चलो कोई, मैं एक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि मैं वहां पे चला गया। मैंने नॉमिनेशन भरा तो पता चला मेरे वोटर लिस्ट में ही नाम गायब कर दिया। वहां से सेटबैक मिला मेरे को, नॉमिनेशन बन गई, सब कुछ किया, फिर वापस आ गया। फिर वही फाइट थी, वही जुनून था। फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया वोटर लिस्ट के लिए। फिर मेरा वोटर कार्ड आ गया जडीबर रहनावारी का। उसके बाद फिर मैंने पागलूम की तरह गाड़ी उठाई, श्रीनगर चला गया। फिर असेंबली इलेक्शन के लिए जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी से नॉमिनेशन भरा। ये लड़ाई, ये फाइटर्स बोलते ना, इस तरह जो था ये बचपन से था कि छोड़ना नहीं है जब तक जिंदा है। तो फिर मैं दोबारा चला गया। वहां पे लोग बोलते हैं पागल है, घर वाले बोलते हैं पागल है, बीबी रोज गालियां देती है सुबह से शाम तक। कोई बात नहीं, चलता रहता, वो करते, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो करते कराते फिर वहां पता चला जी मेरे डॉक्यूमेंट्स में कमी निकाल दी। अब डॉक्यूमेंट्स में कमी निकाल के नॉमिनेशन भी भरा। पहले 25,000 रुपए भरे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए। अरे तो मेरा अगर वोटर कार्ड नहीं है, आपने मेरे 25,000 रुपए क्यों जमा करवा लिए? चलो कोई बात नहीं। फिर असेंबली इलेक्शन में 10,000 रुपए मेरे से और जमा करवा लिए। बाद में मेरे को स्कूटनी वाले दिन मेरी काफी बहस हुई। वहां पे जो लोग थे स्कूटनी के टाइम पे, मैंने उनको बोला, मैंने तो गनटेरिज्म देखा था, अब तो यहाँ पे पेंटेरिज्म जो आप अभी देख के आए हो जब आप खेल भवानी गए थे। तो तब से चलता आ रहा है, चलता आ रहा है और चलता रहेगा जब तक जिंदा है, जब तक भगवान ने रखा है धरती पे, तब तक एक्टिविज्म भी चलता रहेगा। बट खुशी इस बात की है कि एक सेटिस्फेक्शन है अपने मन को कि मैंने अपने 35 साल समाज के लिए ऑनेस्टली, मैंने ऐसा नहीं कि मेरे को ऑफर्स नहीं थी, ऐसा नहीं कि मुझे बीजेपी ने अप्रोच नहीं किया या नेशनल कॉन्फ्रेंस, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन हमेशा एक ही चीज थी कि मैं किसी तरह पट्टा नहीं गले में बांध सकता। मेरे को बोलना है समाज के लिए, मैं तभी बोल सकता हूँ कि अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं बीजेपी का पट्टा पहन लूँ तो आई एम एचएमवी, जिसको बोलते हैं ना, हिज मास्टर्स वॉइस। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि हमारे बीजेपी में भी 2 एमएलसी रहे हैं, पट्टा बांध लिया उन्होंने, नहीं बोल पाए समाज के लिए, तो पूरे समाज में रोष है। बकाया साहब थे, थोड़ा बहुत हो सकता है चोरी छुपे उन्होंने लोगों की मदद करी हो, बट अल्टीमेटली ही वाज प्रोजेक्टेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उनके भी अपने कंपल्शंस थे। तो मेरा इंडिपेंडेंट लड़ने का रीजन ही यही था कि मैं आई वांट टू बी पब्लिक वॉइस, आई वांट टू बी रिप्रेजेंटिंग माय कम्युनिटी, नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। तो वो जुनून है, अभी भी लड़ाई चल रही है। कुछ लोग बोलते हैं जी हंडू साहब अब एक्टिव हो गए हैं क्योंकि हमारे लिए वहां पे रिजर्व सीटें रखी गई है। मैं उनको आपके माध्यम से बेटा ये मैसेज देना चाहता हूँ, आई एम नॉट फॉर पोलिटिकल पार्टीज। और मैं, वो कहते हैं मैं पोलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बना हूँ, बिकॉज आई कैनॉट बी ए पपेट, आई कैनॉट वियर द बेल्ट ऑफ एनी पोलिटिकल पार्टी। मैं अपना गला दबोच लूँ। आई वांट टू रिप्रेजेंट माय कम्युनिटी। मैं सोशल एक्टिविस्ट ही ठीक हूँ,
मुझे कोई शौक नहीं है, मैं इसलिए वहां पे लड़ने गया था। मैंने बोला क्या पता, इवन जब 2008 में मैं इसलिए गया था कि उस टाइम पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने वहां पे बाइकआउट कॉल दिया था। जैसे पहले बाइकआउट कॉल हुआ था अब्बा कदल में, रमन मट्टू जी वहां पे निकले थे कुछ फोटो से, तो बाइकआउट कॉल हुआ। अब हम लोग जब वहां पे लड़ने गए तो वो बाइकआउट तो खैर घर में ही रहा। तो उन्होंने उस टाइम पे अनाउंसमेंट की, क्योंकि वो आर अराउंड 14 कैंडिडेट्स who participated from different areas. I was one of them. I was not alone. तो वहां पे वही प्रोपेगेंडा जो चलती थी मस्जिदों से कि हटाई गई वापस, इनको किसी तरीके से रोका जाए, तो वोटिंग परसेंटेज ही ऐसी आसमान पे चली गई। आज मुझे लोग बोलते हैं जिसको 7 वोट आ गए। अरे उनसे मैं ये सवाल पूछता हूँ आपके माध्यम से, भाई साहब वहां जाना इलेक्शन लड़ना, और उन लोगों से खासकर मेरे ही यार दोस्त जो मेरे सामने मेरे साथ बड़े हुए, वही आज वॉइस मैसेज डाल डाल के मेरे को सवाल करते हैं। और जब मैं उनको 2008 में बोला था कि मुझे वहां पे 10 लोग चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो मुझे वहां पे क्या बोलते हैं ना एज ए कैंडिडेट वहां पे प्रोजेक्ट करेंगे, वो लोग मेरे साथ कश्मीर जाने में डर गए। मैंने वहां लोकल 1,000 रुपए में एक आदमी खरीदा, और 10 वहां पे मेरे नॉमिनी मैंने खड़े कर दिए तीनों इलेक्शन में, सिर्फ 1,000 रुपए को। मुझे पता है वहां पे एक इंडस्ट्री चलती है। दिल्ली से या जम्मू से किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरा पास जानते हुए बोले ऐसा मारने का सुन, तिच्छी मारने का सुन बात बोले, यार चैलेंज करते हैं जी, ये 90 की कहानियां सुना रहा है। अरे कुछ किया तो सुनाऊंगा ना यार, मैं क्या सुना रहा हूँ, आर्मी जनरल सुना रहे हैं, बीएसएफ के आईजी लेवल के बंदे सुना रहे हैं, मैं थोड़ी सुना रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है, ये तो एक मैसेज है। मेरे को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वक्त जो है मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, एज फार एज माय कॉन्शियस इज क्लियर, मैं भगवान को मानता हूँ। बोलते ना मैं कर्म करता हूँ, मैं फल की चिंता नहीं करता हूँ। एज फार एज मेरे साथ के लोग, मुझे पता, मैंने कुछ अभी सवाल उठाए थे कि जो मेरे साथ के लोग थे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में, उनकी कॉन्शियस ने अलाउ किया उनको कि वो आज बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना जमीर बेच लिया। अभी आज एक खबर आ गई, कुछ लोग उसमें से जान ट्रबल्स चला रहे हैं, कुछ लोग वहां पे ईद पार्टियां कर रहे हैं, कुछ लोग वहां पे, मैंने तो नहीं अपना जमीर बेचा ना, मैं तो हुर्रियत के पास नहीं गया ना मिलने के लिए। मेरे को याद है 2008 में जब मैंने नॉमिनेशन भरा, मेरे को एक गवर्नमेंट से कमरा मिलता है, मुझे राजबाग में एक कमरा दिया गया था, और मैं दीवार के साथ दीवार हुर्रियत ऑफिस था। वो मेरे को आते थे कि बोर्ड वो, मैं पता क्या बोलता था उनको, बेटा मैं बोलता था मुझे मालूम है अगर तुम कुरान भी सर पे उठाओगे तुम कश्मीरी पंडित को वोट नहीं डालोगे। एक काम करो, तुम पत्थर मारने के 500 रुपए देते हो ना, आज वेट बढ़ा दो, तुम वोट नहीं डालोगे तभी तो मैं जीतूंगा। आई वॉज गोइंग देयर ऑन जहां माई माइग्रेंट वोट्स, जब भी मैं इलेक्शन लड़ने गया हूँ, जस्ट टू गिव माई मैसेज कि भाई हम कश्मीर नहीं छोड़ेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरे जैसे लोग। पीछे आपसे बात भी हुई थी जब ये खीर भवानी यात्रा थी, आई हैड अरेंज 3 buses फ्रॉम दिल्ली। लास्ट ईयर भी मैंने 3 बसें आके लेके गया था, लेकिन उसके बाद समाज ने ही मुझे बोला नहीं कि पहलगाम ये हुआ है। आप उसके बाद मैंने लोगों को बोला कि एनीबॉडी वांट्स टू गो ही कैन गो ऑफ हिज ओन। एक बस चली गई वहां पे यात्रा करके, वो लोग आ गए। मेजोरिटी ने मना कर दिया बिकॉज ऑफ 2 कंडीशन, एक तो एसी बसें नहीं थी, दूसरा कुछ लोगों ने बोला कि नहीं बिकॉज वी हैव टू पे आवर रेस्पेक्ट होमेज टू द मार्टियर्स ऑफ पहलगाम बाइसर। तो नहीं गए, मैंने भी मेजोरिटी के साथ गया, मैं भी बस में बैठ के जा सकता था। तो कहने का ये मतलब ये कि कुछ अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ बकवासबाजियां कर रहे हैं, उससे मेरी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज फार एज यू नो मी बेटा, आपने मेरे को खुद देखा हुआ, आप तो खैर छोटे थे, कि जयपुर में कैसे समाज की सेवा मैंने करी है जब तक रहा हूँ। ये समाज की सेवा दिल में है, ये खून में है, ये मुझे कोई कराता नहीं है, ये ऊपर परमात्मा करवाता है, और परमात्मा कैसे के पास ही सबको जाना, वहीं पे सबको जवाब देना। मुझे इनकी सर्टिफिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी बेटा बताइए। अच्छा, मैं एक चीज और, एक तो आप अपना थोड़ा सा इंटरनेट देखना चेक करिएगा, ये ना ये वीडियो अटक रहा है बार बार, तो उससे बिकॉज हम लोग पोस्ट प्रमोशन करेंगे उसमें दिक्कत आएगी मुझे। एक बार आप ऑन ऑफ करके तो एक थोड़ा सा ऑडियो वीडियो का बैलेंस नहीं हो रहा है। हाँ, या तो चेंज ऑफ प्लेस, जहाँ वाईफाई के पास में अगर बैठ सकते हैं तो देखिए। हाँ बता दिया मैं वाईफाई के पास। हाँ, ये थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बिंग हो रहा है। हाँ बिल्कुल, नहीं वाईफाई यहीं पे है, अब मेरे ख्याल में क्लियर आएगा आज। हाँ, आज आपका वाईफाई डाउन है मेरा ठीक हो गया है। वो एक्चुअली दूसरे कमरे में था, ये दूसरा कमरा है। हाँ, तो मैं अब आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपका पूरा जर्नी एक समझ लिया है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने कहा कि आपने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा, तो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है कश्मीर में वो तो मुस्लिम्स की ही है, जो मैंने भी देखा अभी वहाँ पे। तो इलेक्शन
लड़ने का जो आपका जुनून था, वोटर्स आप क्या सोच के जा रहे थे, और प्लस अगर हम लोग कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं तो हमें ये अधिकार क्यों नहीं है कि हम कश्मीर में जाके वोट करें? आपको लगता है कि ऐसी कोई पॉलिसी आनी चाहिए कि हमारा, अगर हम दिल्ली में हमारा रेजिडेंस है तो कश्मीर में हमारे जो भी हमारे मकान थे उन्हें वापस से रिवाइव किया जाए, और हम अगर मकान हमारे नहीं भी हैं तो वहाँ पे एक जनरल वोटर आईडी कार्ड जो है वो हर कश्मीरी पंडित या हर कश्मीरी हिंदू फैमिलीज को मिले, जो वहाँ जाके वोट दे सकती है ऐसे एक व्यक्तित्व को जो वहाँ के लिए कुछ करना चाहता है, जो हिंदू समाज से आता है। आपको लगता है ये पॉलिसी सही है, ये होना चाहिए? एक्चुअली मैं बताता हूँ ना, हमने यहाँ पे एक डिलिमिटेशन कमीशन आया था कुछ साल पहले। मैंने भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी थी, रेडिसन ब्लू जम्मू में आए थे वो लोग। तो उन्होंने भाई एप्लीकेशन, मैंने भी एप्लीकेशन दिया था ऑन बिहाफ ऑफ, मैंने जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया है मैं गया था। मैंने उनको ये बोला था कि क्योंकि हमारी कम्युनिटी स्कैटर्ड है। पहली बात जो 2011 का सेंसेक्स है वो फटिशियस है। जब 5 लाख कश्मीरी पंडित आउटसाइड जेएंडके रह रहे हैं तो आप सेंसस कैसे कर सकते हो? नंबर 1। नंबर 2, मैंने उनको बोला था कि असम में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको वो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी एग्जाइल। तो आप ऐसे कर लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे लिए डिक्लेयर कर लीजिए कश्मीर में, जहां दिल्ली वाला भी वोट डाल सकता है, इवन अक्रॉस द ग्लोब कहीं पे भी हो। अब आप इसराइल की सक्सेस का रीजन मैं बताता हूँ। आजकल तो खैर इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसराइल ईरान जो वॉर चल रहा है। इसराइल क्यों इतना पावरफुल है? दे ऑल्सो हैव ए डबल सिटीजनशिप। उनकी इसराइल में भी सिटीजनशिप है, अगर वो यूएस में रह रहे हैं वो यूएस में भी उनकी सिटीजनशिप है। तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट हमारे लिए क्यों नहीं लाती है? नंबर 1, ये मैंने जो वहां पे आई थी डेलीगेशन उनको मेमोरेंडम में लिख के दिया है। या तो हमें वो दे दो आपके, हम एग्जाइल में वोट डाल सके, अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पर रिजर्व कर दो, तो हम एक अपना इलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हम असेंबली में या राज्यसभा में या पार्लियामेंट में चुन सकते हैं जो हमारी आवाज उठा ले वहां पे। दूसरा प्रपोजल क्या हुआ कि अब क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली जब से ये सरकार आई है, खासकर मैं बीजेपी की बात करता हूँ, इनने जबरदस्ती हमारे कुछ लोगों के जो वोट है वह कश्मीर ट्रांसफर किए। उनका पर्पज क्या था कि 70,000 वोट थे पहले हमारे वहां पे, जो धीरे धीरे करके वोटर कार्ड लोगों ने सरेंडर किए। क्योंकि अब 35 साल हो गए, किसी ने दिल्ली का ले लिया, किसी ने यूपी का ले लिया, किसी ने हरियाणा का ले लिया, किसी ने जम्मू का ले लिया। तो धीरे धीरे करके काफी लोगों ने वॉलंटरली भी, और कुछ लोगों के इन्होंने उठा के वोट ट्रांसफर कर दिए। चलो मान लिया जी वोट ट्रांसफर कर दिए, वो एक बेवकूफी है। या तो आप उठा के 4.5 लाख वोट वहां पे ट्रांसफर कर दो, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पे डिक्लेयर करो पहले आप, उसके बाद ही हम वहां पे इलेक्टेड। अब आप बताइए, दूसरा एपिसोड सुनाता हूँ मैं। पीछे बड़े दावे ठोक दिए आर्टिकल 370 हटने के बाद कि हमने वहां पे पीओ के रिफ्यूजीज के लिए भी वहां पे हमने 5 सीटें रखी है, और कश्मीरी पंडित के लिए अब 2 रिजर्व सीटें रखेंगे, 1 मेल 1 फीमेल। कहाँ है वो सीटें? वो चैलेंज होगी सुप्रीम कोर्ट में। अब वो सुप्रीम कोर्ट का कब डिसीजन आएगा उसके ऊपर। अगर आज बीजेपी की वहां पे जरूरत होती, बीजेपी अगर वहां पे मान लीजिए, अगर हमको वहां पे मेजोरिटी सीटें चाहिए 45 या 46, अगर बीजेपी 44 अपने जो उनके जो डमी कैंडिडेट उठाए थे कश्मीर में, अगर वो पावर के आसपास होती तो कश्मीरी पंडितों को 2 सीटें मिल जाती, पीओजे के रिफ्यूजीज को सीटें मिल जाती। जब वहां पे एमसी ने स्वीप किया, ये भी सो गए। और उसमें भी हमने बोला कि भाई साहब, आपने पहले जब आपने महबूबा के साथ में, पीडीपी के साथ में गवर्नमेंट बनाई थी, आपने वहां पे हमको 2 एमएलसी दे दिए, लेकिन वो वही के गले में पटा है, वो नहीं बोल सकते, वो गर्दन नहीं हिला सकते इधर, वो इधर नहीं बोल सकते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर इज ए नॉट, यू आर ट्रीटिंग जम्मू कश्मीर एज पर विद अदर स्टेट्स। अरे जम्मू में अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है, कश्मीर में अलग कल्चर है। आप लद्दाख वाली साइड, जब आपने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, व्हाई यू आर नॉट डिवाइडिंग कश्मीर इनटू 2 पार्ट्स? आप बताइए ना। अब आप बोलते हो कि कश्मीर में आप ना ये बना रहे हो, हिंदू और मुस्लिम कर रहे हो। अरे तो फिर आप लद्दाख में, करगिल में मुस्लिम डोमिनेटेड है, और उसके बाद में आप लद्दाख जाओगे तो लद्दाख इज बुद्धिस्ट डोमिनेटेड। वहां तो ये कम्युनल वाली बात नहीं करते हैं। हमने 7 माइग्रेशन है वहां पे जेल ली है, और कैन वी बी कंफर्टेबल? हमको तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए सबसे पहले। आज अगर मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ अपने समाज को आपके थ्रू मैसेज, आज कोई भी कश्मीरी पंडित किसी भी एरिया में जाता है, he prefers to live in the area which is surrounded by Kashmiri Pandits. Same is the case in Kashmiri Muslims.
अगर ये जम्मू आते हैं तो ये जाते हैं गुजर नगर, ये जाते हैं बठिंडी, ये जानीपुरा में मकान क्यों नहीं लेते हैं? ये बाकी जगह पे जहाँ पे हिंदू डोमिनेंस है वहां क्यों नहीं मकान लेते हैं? बिकॉज उसमें उनकी गलती नहीं है, नॉट ट्राइंग टू ब्लेम देम, बिकॉज वो अपनी कम्युनिटी के साथ में बैठ के दे फील सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर कश्मीरी पंडित 7 माइग्रेशन के बाद में आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए बोल रहे हैं कि हमें एक जगह पे आप रिहेबिलिटेट कर लीजिए, कल को भगवान ना करे कि जो हमारे 90 में मैंने चैलेंजेस फेस किए थे वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी कम्युनिटी स्कैटर्ड थी। भाई एक जगह पे आज बीजेपी की सरकार है, कोई गारंटी है अगले 20 साल बीजेपी की सरकार रहेगी या 50 साल रहेगी? कल को और कोई सरकार आ गई तो कम से कम वहां पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और भगवान ना करे पाकिस्तान का इंटरफेरेंस को वहां पे इतने साल से चल रहा है। आप देखो रोज कुछ ना कुछ हमले होते हैं, किलिंग्स होती है, जैसे पहलगाम मैसेकर हुआ, ये कोई पाकिस्तान सबको बचने वाला है क्या? आपने अभी वहां पे अटैक किया है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया आपने, उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिन बाद जो इमारतें वहां पे हटाई गई थी उसके लिए वहां पे उनका प्राइम मिनिस्टर चला गया कि हम इतना फंड दे देंगे, भले वो भीख मांग रहे हैं बाद से, वहां से वो आतंकवादियों को दोबारा से खड़ा कर रहे हो, क्योंकि ये तो है ही रो कंट्री, ये रो कंट्री तो जिंदगी में रहेगी। आपने सरेंडर कर दिया, आपसे सरेंडर से पहले वहां पे पीओके अलग कर लेते, आपने उनके साथ धोखा किया। आपने बलूचिस्तान वालों के साथ जो बलोच लिबरेशन आर्मी वहां लड़ रही है उनके साथ धोखा किया, वो चुपके से आ गए, वो बोल रहे जी हमने वॉर जीता है, इंडिया बोल रहा हमने वॉर जीता। अब ये किसी को पता नहीं है कि वॉर जीता किसने है। यही तो बदकिस्मती है इस देश की, जो लोगों को ना आंखें नहीं खुल पा रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, आपने खुद कश्मीर के हालात देखे। हाँ बोलिए बोलिए। तो कश्मीर के हालात देख के, जैसे कश्मीरी हिंदू जो है, क्या उनको माइनॉरिटी का दर्जा मिला है कश्मीर में अभी तक? Unfortunately, Jammu Kashmir is the only state in the world where majority people enjoy minority status and minority people are nowhere. This is the fact. हाँ, तो क्या इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस और इतनी सारी कमेटी, इतने सारे ट्रस्ट हमारे पास में है, तो जो मुझे बताया गया वहाँ के लोगों ने, मैंने बात करी, आपने देखे होंगे वीडियोस, नानाजी डेम्बी वगैरह ऐसे लोग जो वहाँ पे है, देयर आर ओनली मैक्सिमम 1500 फैमिलीज जो टोटलिटी में हम देखते हैं कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की रह रही है, जो रेजिडेंशियली वहाँ पे वो रहते हैं, दे आर स्टेइंग इन कश्मीर, जो माइग्रेट नहीं हुए। तो why they are not considered as a minority community? नहीं, उसके अलावा वहाँ पे आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ बिकॉज यू वेंट टू कश्मीर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। देयर आर अराउंड 6000 फैमिलीज लिविंग वर्किंग अंडर पीएम पैकेज, जिसमें हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, और वहाँ पे काफी जगह पे ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली होम मिनिस्टर जी हमारे पार्लियामेंट में दावा ठोकते हैं कि हमने इतने कश्मीरी पंडितों को बसाया, जबकि दुनिया को ये मालूम नहीं है, बसाया नहीं है कि दे हैव टू शिफ्ट बैक टू जम्मू, दे हैव टू फेस 8 माइग्रेशन वंस दे गेट रिटायर्ड, बिकॉज उनका वहाँ पे ट्रांजिट कैंप बोला जाता है। दे डोंट हैव अ परमानेंट रिहेबिलिटेशन देयर, दे आर नॉट ट्रीटेड एज पर विद गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब कल ही हमारा एक बच्चा वहाँ पे जेई था, वहाँ पे वो बेचारा ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हो गई। अब बताइए उसके ऊपर वहां पे कोई ऐसा कोई काम लागू होता है कि उसके परिवार को या आर दे सिक्योर्ड अंडर इंश्योरेंस, या उनको 1 करोड़ देगी? मैंने भी कल ट्वीट करके उमर अब्दुल्ला साहब को, गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करी है कि ही हैज गिवन हिज लाइफ ऑन ड्यूटी, उसके लिए क्या सोच है? उनकी बेसिक फैसिलिटीज नहीं है उनके वहां पे, दे आर नॉट। अच्छा आप देखो, वो मैं आपको बोलता हूँ, दे आर बनवा मजदूर उनको वहां पे, बिकॉज कश्मीरी पंडित फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट हैज बिकम ए रैबिट, तो कश्मीर इज ए लेबोरेटरी। अब कश्मीरी पंडितों को वहां पे लेबोरेटरी में लिया जाता है टेस्ट करने के लिए, देखते हैं कितनी देर वहां पे कोई भी ऑपरेशन करना है तो पहले चूहे पे किया जाता है ना, तो हम लोग तो चूहे हैं, तो वो चूहों को वहां पे रखा गया है। आज रिहेबिलिटेशन की ये बातें ठोकते हैं, क्या कभी हमको बोला 2014 में मैनिफेस्टो में था हम लोग सेटेलाइट टाउन बनाएंगे, उसके बाद पीछे हमारे जब असेंबली इलेक्शन थे, माननीय प्रधानमंत्री जी आके बोले वहां पे कि चिकलाल टप्पू के नाम पे कोई वहां पे पुनर्निवास की योजना, दिल्ली आते आते इनको भूल जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस एक्सेप्ट करती है कि कश्मीरी पंडितों के साथ में जोनोसाइड हुआ, जब वो जोनोसाइड बिल एज पर इंटरनेशनल लॉ हमें बोलते थे जोनोसाइड तो आपके पास हुआ ही नहीं, बिकॉज यू हैव नॉट क्रॉस द बॉर्डर्स। दिस इज द वर्स्ट पार्ट।
हमें चलो कोई बात, दोनों साइड नहीं मानते हो तो कम से कम आईडीपी का तो स्टेटस दे दो, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, वो यार रिफ्यूजीज इन आवर ओन कंट्री। हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं होते। हम जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि हमारे जितने भी किलर है, बिटकराती जैसे लोग, इनके केसेस फाइल करो, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आपका तो केस बहुत पुराना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि 2019 का आपका केस, वाइल दे एक्सेप्टेड द केस ऑफ 1984 इंदिरा गांधी के टाइम पे जो सिखों के साथ मैसेकर हुआ, सज्जन कुमार वाज पनिश्ड, और दूसरा क्या नाम था उसका, जगदीश टाइटलर, दे वर पनिश्ड। Their files were opened because they wanted to appeal six objects. I am not against that. Justice should prevail. And why this same justice, same Supreme Court of India rejected cases of Kashmiri people? हाँ, और हाथरस में तो कश्मीरी माइग्रेंट्स मैक्सिमम मैंने देखा है, कश्मीरी हिंदू जो है वो मैक्सिमम बीजेपी वोटर्स ही होते हैं। प्रॉब्लम तो वही 60-70% of us are voting for BJP. But I the am sorry to problem, use, I was one of them. We are educated fools. We are educated fools being used as a tool to get majority Hindu votes across the. Because आज मुझे बताओ, मुझे इस चैनल में जितने लोग देख रहे होंगे उनसे मैं ये सवाल पूछता हूँ, दो धमाके निकले हम, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, वी सेलिब्रेटेड एंजॉयड कि that Article 370 has been removed in one shot in Parliament. Everybody saluted Honorable Prime Minister of India. Does anybody know there is a back door that is called कि आपको वहां पे 15 साल रहना है? बैक डोर में वो लाया गया कि आज वहां पे अगर किसी को रहना है कि he has to stay for 15 years domicile, he has to be domicile of Jammu and Kashmir, he has to work there for, or either he has worked for 15 years in Jammu and Kashmir, then only he will get a domicile certificate. क्या उनको बना रहे हैं हाथी के दांत दिखाने की और खाने के ओर? यही तो ये अफीम बेच रहे हैं, जिसमें से मेरे कश्मीरी पंडित भाई भी अफीम चूस रहे हैं। अब धीरे धीरे आंखें खुल रही है। आप ये बताओ, AMR 2014 में ये गवर्नमेंट आई है, अब आप देखो कि पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, अब आप देखो खाने पीने के दाम कहाँ पहुंच गए, जो बेचारे इसी के ऊपर, लीफ के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा। आज बताओ 2014 से 13,000 से 13,001 रुपया नहीं बढ़ा है, आफ्टर गिविंग सो मेनी एश्योरेंसेस। दिल्ली वाले पीपल दे आर स्ट्रगलिंग, उनको 1 साल से रिलीफ बंद है। जहां बोलते थे जी ये तो केजरीवाल ने बंद किया क्योंकि केजरीवाल की सरकार थी, उसके बाद आतिशी की सरकार आई। मैंने आतिशी को कितने मारे मेल डाले, आतिशी फॉरवर्डेड टू लेफ्टिनेंट गवर्नर बिकॉज शी इज ऑल्सो हेल्पलेस लाइक उमर अब्दुल्ला। उनको तो सिर्फ कश्मीरी में बोलते लोरे दस्ता चीफ मिनिस्टर है वो। अब तो बीजेपी की मेजोरिटी आ गई, अब तो रिलीज कर दो बेचारों का। जितनी यात्राएं बीजेपी सरकार ने दी है, चाहे मेरे कश्मीरी पंडित भाई मेरे से नारा, आई एम आउटस्पोकन पर्सन, आई एम ए फियरलेस पर्सन, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे को बाहर बीजेपी वाले गोली मरवा दे, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता है। मगर सवाल ये है कि मैं सवाल पूछता रहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं पूछता रहूंगा, सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। जो भी आपकी आवाज सुन रहे हैं आज की डेट में, एक एक कश्मीरी पंडित इस चीज को रियलाइज कर रहा है। मैं बता रहा हूँ बाय एक्सपीरियंस, आप तो पैदा भी नहीं होंगे बेटा 1990 में, व्हेन कश्मीरी पंडित हैड टू लीव। मैं सेम ईयर में पैदा हाँ, we had to leave when VP Singh was the Prime Minister of this country. Mufti Saeed was the Home Minister of this country, supported by BJP government. जब जगमोहन को वहां से निकाला गया, इन्होंने बैकफुट क्यों नहीं रखा उस टाइम पे कि नहीं निकालना जगमोहन को वहां से? They surrendered in 1996 when we got people like Kukapare surrendered. और भी जो मिलिटेंट थे हार्डकोर वहां पे, उनको सरेंडर करवा के 1996 में डेमोक्रेसी लाई। उसको ये बोला गया कि तुम्हें हम सीएम बनाएंगे, उसने इलेक्शन लड़ा, ही बिकेम एमएलए, और दोबारा उसी आदमी को बिठा दिया जिसने वहां पे जेके लब का फाउंडर हमारा फारूक अब्दुल्ला, जो लंदन भाग गया हमने छोड़ के वहां पे, जिसने जाने से पहले 30 खूंखार उग्रवादियों को छोड़ा। इट इज रिकॉर्डेड इन जगमोहन बुक फाइट फ्रोजन ट्रबल्स इन कश्मीर। उन्हीं को ये रेड कार्पेट वेलकम करते हैं यहाँ पे बुला के, और कश्मीरी पंडितों के सुध में लेते हैं लोग। ये तो सरकार है हमारी, जो लोगों को समझ नहीं आ रही है यहाँ पे बैठ के। जी बेटा, अब मैं ये एक चीज और है, जैसे हम लोग जब भी कश्मीर पर डिस्कशन करते हैं ना, ये मोस्टली क्या होता है, हम लोग हमेशा एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखते हैं हमेशा कश्मीर का, लेकिन मैं बहुत ज्यादा जोर दे रही हूँ कि हमारे
कल्चर पे भी एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, बहुत सारी चीज़ें डिस्टॉर्ट की गई। अभी तक जितना मतलब मैंने रिसर्च किया, जाना लोगों से, ललित पे क्लेम किया जाता है कि वो हमारी है। और जैसे सतीश विमल जैसे लोग जो हैं वो भी इंटरव्यू में खुल के यही बोल रहे थे, मेरे को बता रहे थे कि हमारी बहुत सारी पेंटिंग्स थी जो एविडेंस थी कि हमारा कल्चर वहाँ पे था। तो कल्चरली भी जो हमें ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो ये एक बहुत बड़ा वॉर था हमारे अगेंस्ट। वो उससे पॉलिटिकली तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन कल्चरली भी हमें वहाँ से एक तरह से जो है एग्जिट दे दी गई धीरे धीरे, कि हमारे हर कल्चर पे, जैसे कई जो है अदर कम्युनिटी के लोग हैं, वो हमारी चीज़ों पे रिसर्च करके उनको अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट करके और क्लेम करते हैं कि ये हमारा है, और उस पर अपना ठप्पा लगा देते हैं। दैट उसका इज ऑल्सो वी आर स्लीपिंग। हम वहाँ भी सो रहे हैं एज अ कम्युनिटी। हम उस पर भी मुझे नहीं दिखता कि कोई काम करने को एकदम रेडी है कि नहीं, हमें उसको काउंटर कैसे करना है। तो वो काउंटर करने के लिए लोग है ही नहीं हमारे पास में, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो जो जानते थे वो तो है नहीं। अब जो जानते हैं वो उस चीज़ को काउंटर ही नहीं करते हैं कि हम एक पावर के साथ में, अगर जैसे मैं वहाँ पे गई तो मैंने जब पूछा, मैंने कहा कश्मीरी पंडित समाज कितना यहाँ पे पहुंचा, तो बोला पिछले साल 40,000 थे, इस साल केवल 5,000 है। शायद पहलगाम एक बहुत बड़ा रीजन था। लेकिन अगर ये पॉपुलेशन जाने की कम होती गई कि हम अपने मंदिरों में अपनी देवी के वो जन्म दिवस पे इन चीज़ों पे जब जा ही नहीं रहे हैं, और मैक्सिमम जब वहाँ पे हमें ये दिखता है कि अदर कम्युनिटी वहाँ पे पूजा भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, दे आर टेकिंग ऑल द बेनिफिट्स, तो फिर बुरा भी लगता है। मुझे तो बहुत बुरा लगा पर्सनली वहाँ पे देख के कि है ही नहीं, थे ही नहीं लोग। जो लोग थे वो उसका ऑलरेडी या तो रह रहे हैं या वो कैंप वाले लोग थे। आपने भी मेरे को एक चीज़ बताई थी कि आपका फेस पॉपुलर है, तो वो भी एक रीज़न था नहीं जाने का। बट जो एनआरआईज हैं, जो ये हैं बड़े डोनर्स हैं, ये सब लोग जो हैं, इन्हें तो कम से कम मुझे लगता है कि इस समय पे तो एक ऐसा टाइम है जब वहाँ पे छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी गई, फिर भी हम लोग जो है अपने कल्चर कनेक्ट को भी कश्मीर तक नहीं बचा पा रहे हैं। और कितने लोग और बचा पाएंगे? हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनरेशन तो और ही डिस्कनेक्टेड है, आगे वाली और ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो जो हमारी पॉलिटिकल डिमांड्स भी जो है वो इससे और डाउन हो जाती है कि हम अपने कल्चर को भी के रूट्स जो हमारे हैं ना उससे भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो वो कटरा से श्रीनगर ट्रेन बनाने से तो होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारे पॉपुलेशन को उस पर कुछ तो काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी एक वॉर था जो हमारे साथ हुआ। जैसे आप मैं भजन, हम लोग मैं आपको पता है तो म्यूजिक में भी थे, तो भजन के जो लिरिक्स भी चेंज कर दिए जाए ना, हर मुख बर्तन में, और वल्ला पल्ला अल्लाह कहाँ से आता है मुझे नहीं पता है। मैं तो क्लियर, मैं आपको पता है मैं किस फैमिली से हूँ, तो मैं भी बहुत हार्ड हिटिंग बोलने में बिलीव करती हूँ। मैंने वहां मैं जाके भी मैं बोला। मैं उसमें दोबारा श्रेय देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे हाँ, मालूम है जो अगर हमारे कश्मीरी पंडित भाई मेरे देखेंगे इसको, तो उनको मैं उनको ये, बुरा भी लगेगा। हाँ, हम जो बोल रहे हैं कि बीजेपी बीजेपी आरएसएस बीजेपी, अगर हमको हाँ, कश्मीरी पंडितों का बाय हाँ, माई एक्सपीरियंस फ्रॉम 1990 टिल नाउ, अगर हमको बीजेपी ने 1 रुपए का कोई फायदा पहुंचाया हो, मैं कल हाँ, से न टीवी पे दिखूंगा, मैं कल से सोशल एक्टिविज्म छोड़ दूंगा। मैं गारंटी देता हूं, हमको आज तक कश्मीरी पंडितों को कुछ भी नहीं एक्सप्लॉइट करने के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं किया। इसका एक उदाहरण देता हूं। हुँ, 2014 में जब एनसी और कांग्रेस की सरकार थी, दे हैड अ कंसर्न कि जितनी भी हमारी हेरिटेज है वहां पे, कश्मीरी पंडित तो रहा ही नहीं, उसके तो वहां पे मूल खत्म कर दिए गए। अब एक हमारा बचा है जिसको हम बोलते हैं, जिन टेम्पल्स की आप बात कर रहे हो, हुँ, बारी फ्यू टेम्पल लाइक खीर भवानी, और हम हुँ, जीथियर की बात करते हैं या दुर्गानाथ की बात करते हैं या हम मटन की बात करते हैं। आप ये बिल्कुल, बताइए कि 2014 में टेबल किया गया टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल, एंड द हुँ, सेम बीजेपी अपोज, दे वॉकड आउट। जिस हुँ, बीजेपी से हम अपेक्षा रखते हैं, जो अपने को हिंदुत्व बोल रही है, हिंदू पार्टी बोल रही है, जिनको वो क्या बोलते हैं, पूरे हिंदुस्तान में या पूरे इवन मुसलमान भी बोलते हैं हिंदुस्तान पार्टी है, हमारी बात तो छोड़ो कि हमारे हुँ, एचएसी नहीं है, तो उसके बाद भी उन लोगों ने ही
राम मंदिर तो करेंगे यहाँ पे बैठ के ये लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हमने राम मंदिर बनाया, राम 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 को हमने बसाया। अरे तो हम भी तो राम भक्त है, 35 साल से जो करते देकर है। राम जी का तो राम जी का तो 14 साल के बाद वो वापस आ गए थे, क्या बोलते हैं, लंका जला के। तो हम तो घर से बेघर है। क्या राम जी कश्मीर में के मंदिरों में नहीं है? हाँ बिल्कुल। आपने टेम्पल्स और श्राइन्स बिल को क्यों अपोज किया? या आज आपके 28 से लेके 30 वहां पे जम्मू में आपके एमएलए है। आप जाइए, इस टाइम एनसी की गवर्नमेंट है वहां पे, आप वहां पे अपना बिल टेबल कर लीजिए कश्मीर के टेम्पल्स और श्राइन्स का, अगर आप में दम है तो, अगर आप हिताशी हो। इट इज नॉट मैटर ऑफ कश्मीरी पंडित, इट इज अ मैटर ऑफ हिंदू। Whether he is a Kashmiri Hindu, he is a Dogra Hindu, he is a Punjabi Hindu, he is a Gujarati Hindu, he is a Marathi Hindu, he is from any, गुजर है, बकरवाल है। जब हम लोग अभी ऑपरेशन संदूर के टाइम पे सब अपने धर्म भूल गए, सब अपने कास्ट भूल गए, पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ लोग क्योंकि देश के ऊपर अटैक था, इकट्ठे हो गए। क्या हम सारे हिंदू देश के इकट्ठे नहीं हो सकते कि आप ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये तेरा मंदिर, ये मेरा मंदिर? क्यों नहीं कर पा रही है बीजेपी सरकार ये? और असेंबली में बड़े बड़े दावे, हमने 370। यू राइटली सेड, कटरा की ट्रेन से मेरे को क्या फायदा है? आप चाहते कटरा में जब आपने वंदे भारत को ओपनिंग किया उसमें कश्मीरी पंडितों को ले जाते, मैं सबसे पहले हरी झंडी लेके खड़ा होता आपके सामने, मैं माला लेके वेलकम करता आपका बानीहाल में, नहीं तो जो नेक्स्ट स्टेशन आता। क्या दिखाना चाहते हो आप? आप बता रहे हैं टूरिज्म को प्रमोट करो। कल ही डिक्लेयर हुए कि मैं बार बार बोलता रहा हूँ हर चैनल पे, विदाउट लोकल सपोर्ट टेररिज्म इन कश्मीर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, यस। डिबेट में, और ये कल प्रूव हो गया जब पहलगाम में एनआईए ने 2 बंदे पकड़ लिए जिन्होंने उनको रास्ता भी दिखाया, खाना भी खिलाया, और वही पहलगाम वाले सड़कों पे निकल गए वो कैंडल मार्च करने के लिए। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। कश्मीरी पंडितों के लिए तो नहीं निकले वो। जब राहुल भट्ट को मारा गया, हम हिंदुस्तानी है, राहुल भट्ट हमारा है। हम हिंदुस्तानी है, रजनीवाला हमारी है। हम हिंदुस्तानी है, दीपक चंद हमारा है। हम हिंदुस्तानी है, बिंद्रू साहब हमारे हैं। हम हिंदुस्तानी है, पूरन सिंह हमारा है। हम हिंदुस्तानी है, निश्चल जिसको मारा गया वो हमारा था। और जितने सारे मारे गए 2019 के बाद, जाए कितने खोखले दावे ठोक दे पार्लियामेंट में जाके। 2009 के बाद कितनी हिंदू की किलिंग हुई? 2010 से कश्मीर में कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज वाले रह रहे हैं। आप मुझे 2010 से 19 तक बोलो एक कश्मीरी पंडित को गोली मारी हो? हाँ, 2 एमएलसी सॉरी पार्षदों को वहां पे मारा गया। 1 बिलोंग टू बीजेपी, 1 बिलोंग टू कांग्रेस। दे वर एफिलिएटेड टू द पॉलिटिकल पार्टी। उससे पहले मुझे बता, 2000 उनको भी 2019 के बाद किल किया गया, टारगेट किलिंग हुई। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को जो किराए के मकानों में रह रहे थे, दे बिकेम विक्टिम। आपने दिल्ली में जो डोडोरा पीट दिया, कुर्बानी थी राहुल भट्ट ने, रजनीवाला ने, दीपक चंद ने, बिंदु साहब ने, जो 35 साल से कभी माइग्रेट नहीं हुए थे वहां से, उनको तो दुकान पे शूट किया। उन्होंने तो 35 साल एरिया की सेवा करी है। और उसके बाद आप जाति ठोक दो, भाईचारा दिखा दो वहां पे। भाईचारा कौन सा भाईचारा है? तब क्यों नहीं निकले? तब क्यों नहीं निकले झंडे लेके सड़कों पे? क्यों? अब इनको इकोनॉमिक वहां पे लात पड़ गई पेड़ पे, सारे सड़कों पे आ गए। और उसमें से हमारे कुछ लोग आगे झंडा लेके प्रमोशन के लिए निकले मंदिरों के नाम पे। जहां बोलते हैं यात्रा, वहां जाके शराब के ठेकों के लिए बाइकआउट करते हैं। अरे बीफ के लिए बोलो ना, वहां पे बीफ बैन करो जो हर दूसरी दुकान पे कश्मीर में दिख रहा है। अगर हिम्मत है तो बात करो। शराब की बातें कर रहे हो आप, जाके वहां पे 20 कश्मीरियों को लेके यहाँ से जा रहे हो आप दिल्ली से, और उनको वहां पे बोलते हो चलो हम पहलगाम में टूरिज्म प्रमोट करेंगे। और जवाब दो, जो कल वहां पे 2 लोकल पकड़े गए, वो कहां से आए थे? वो कहां से आए थे? वो ये तो एनआईए की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट तो है नहीं। आज वो पहलगाम के लोग जो निकल रहे थे वहां पे, ये तो उन्हीं में से घोड़े वाले थे, ये तो उन्हीं में से थे, इनके करके आस्तीन के साथ थे, जिन्होंने उनको रास्ता दिखाया। और हमने 26 वहां पे लोगों को धर्म के नाम से मारा गया। आई एम सॉरी टू यूज, आपके सामने ये वर्ड करके पैसे खोल खोल के जिनको मारा गया वहां पे, बच्चों के सामने, बीबियों के सामने। शर्म आनी चाहिए। चलो पर पानी में डूब मरना चाहिए हमें, जो ये बातें करते हैं भाईचारा की और उसकी। बिल्कुल नहीं, भाईचारा तो है ही नहीं। हम लोग तो जिस टैक्सी में हम लोग गए थे, अब मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, क्योंकि अब हम लोग चैनल पे है, मैं सोच भी रहे थे बड़ा इशू है ये। और अभी कम्युनिटी से कुछ लोग फारूक अब्दुल्ला से मिलने जा रहे हैं टूरिज्म के लिए, तो मैंने उनको
पॉइंट्स दे मैंने कहा कि आप टूरिज्म बढ़ाने जा रहे हैं, प्लीज मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे टूरिज्म कैसे होता है उनको थोड़ा सा आईना भी दिखा दीजिएगा। तो गांदरबल तुलमुल के लिए एयरपोर्ट से आना जाना मैंने 4500 पे किया, जो मेरी एक एयर टिकट है दिल्ली से कश्मीर। और आप यकीन नहीं मानेंगे मैंने पे क्यों किया, क्योंकि मैं अकेले थे, आई वॉज विद माई टीम, और मैं कश्मीर बहुत सालों बाद गई हूँ। मैंने पहचाना तो सारे रास्ते, जब वो मुझे ले गया करण नगर चोस में हावान कि ये करण नगर है, ये हरबा खदल है, मैंने कहा वहाँ पे वो पुल है अभी भी? तो कहता है हाँ हाँ, तो ऐसे हमारा बराबर याद ततिन छू आख पुल छू ततनस। मैंने कहा मैंने कश्मीर देखा है, तू मेरे को मत बता कि कश्मीर कहाँ पे क्या है, भले ही मैं 90 में पैदा हुआ हूँ, बट मैंने कश्मीर बहुत देखा है। फिर उसने बोला मेरे को, मैंने कश्मीरी में जब बात की तो सोच में मनान की, तो ने जबान त्रोमत पन के, मैंने कहा मेचो हेचमुत सोरी ने फिकिर की मेचो सोरी के हेचमुत तवे छस ना बकशीर आमद कैमरा वैमरा है बकरना वन सोरी रिकॉर्ड है स्कैचू का सान। तो आप ये सोचिए कि अगर मैं कश्मीर में जाके जिस टूरिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं, वो टूरिज्म मेरे से टैक्सी वाला अगर 4-4,500 रुपए मंदिर से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से मंदिर को लेता है, तो मैंने कहा जो लोग वहां पे कश्मीरी पंडित टूरिज्म के लिए जोर दे रहे हैं कि नहीं टूरिज्म होना चाहिए, टूरिज्म होना चाहिए, वो ये भी बता दो कि वहां के टैक्सी वाले कैसे चार्ज करते हैं। और वहां पे मतलब बाहर जब आप देख रहे थे, हम लोग जब मंदिर में एंटर हुए, वहां पे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज के स्टॉल थे, पीडीपी के, उसके इसके, वो हर बार लगते हैं वहाँ पे प्रमोशन स्टॉल। That is not required in our मेला। पॉलिटिकल पार्टीज के स्टॉल्स वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आप और मैं मेंशन करूंगा बिकॉज आई हैव सीन लास्ट ईयर जब मैं यहाँ से 3 बसें लेके गया था, मेरे भी कुछ कार्यकर्ता थे साथ में, उन्होंने भी वहाँ में बीजेपी के झंडे हाथ में ले लेके बीजेपी के स्टॉल में, जब उनको ढूंढता चला मंदिर में कहाँ है, वो देखा अरे यार मैं फोन कर रहा हूँ, मैं बीजेपी के स्टॉल पे बैठा हूँ। अरे मंदिर में आपको क्या पे बीजेपी एनसी पीडीपी, जब बीजेपी स्टॉल लगा रही है तो एनसी भी आ रही है, पीडीपी भी आ रही है, और 4 पार्टियां वहां स्टॉल। अरे आप मंदिर में श्रद्धालु आ रहे हैं, हमारी आस्था का केंद्र है वो, हमारी कुलदेवी का मंदिर है वो, आप वहां बाहर स्टॉल लगा रहे हो। आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ लिया सुरभि, ये मैं लास्ट ईयर भी देख चुका हूँ। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं और दूसरी चीज में फिर जैसे आप आगे जाएंगे ना, जब एंट्री होती है, मुझे हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है। जैसे पोलिंग के टाइम पे किसी पोलिंग बूथ पे जाते ना, पोलिंग एजेंट बैठे होते ना बाहर, कि ये वो एग्जैक्टली ऐसे स्टॉल मैंने देखे अपनी आंखों से। Not and it is not required. What has PDP to do there? आपको हमारे मंदिर के बाहर करना क्या है? आप निकल जाइए वहां से। आपको और वो भी स्टॉल आपने देखे होंगे मेन गेट से अंदर वाले गेट के बीच में, जो लेफ्ट में पार्किंग है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हैं, बैनर लगे हैं, बीजेपी पीडीपी एनसी, ये हालत है हमारी, बताओ। फिर उसके बाद अगर तो पे क्यों ब्रोंट जैसे आप आगे चलेंगे, तो जब मंदिर की एंट्री शुरू होती है, यहाँ पे मुसलमान आपका पूजा का सामान बेच रहा है, आप अपने किचन में मुसलमान को एंटर होने नहीं देते, लेकिन पूजा का सामान हम मुसलमान से खरीदते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आया, जो अंदर वॉलंटियर्स इतने सारे थे, वो बाहर खड़े होके पूजा का सामान क्यों नहीं दे सकते थे यात्रियों को? आप मेरी बात सुनो, हमारे कश्मीरी पंडित वहाँ पे खाने पीने के स्टॉल लगाते हैं, जम्मू से ट्रक पर करके हमारी कुछ एसोसिएशंस है बड़ी बड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, स्टॉल लगाती है, सेक्रेट वाले खाने पीने का प्रसाद का स्टॉल लगाते हैं, लेकिन वो बाहर पूछा का स्टॉल नहीं लगा सकते हैं। क्यों? कि वहां का लोकल, हम अपीजिंग में लगे हैं ना, वहां का लोकल गांधरबल का नाराज हो जाएगा, तो नाराज, उसमें वो है नालमुद कह रहे हो, मानवीय कह रहे हो, इसका पदन वो है, तो इसलिए उसका तो रेवेन्यू चलाना है, वो दूध भी बेचेगा, वो आपको पोस्ट भी बेचेगा, ये तो हालत है वहां पे। अब मैं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, आप तो बच्चे हो, आपकी बात तो सुनी जाएगी, मुझे बोलेंगे कि शाम में पॉलिटिक्स कर रही हो। हाँ, बिल्कुल नहीं। और ये है प्रॉब्लम, क्योंकि हमने बिजनेस डोमिनेट नहीं किया वहाँ का, हमने कोई स्किल्स दिए नहीं कि हम लोग अगर वो शॉल बना सकते थे तो हम भी शॉल बना सकते थे, हम भी कुछ वैसा बिजनेस कर सकते थे। तो कश्मीर जब बोलते हैं, मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, वहाँ का वाजवान,
वाजवान फेमस है, बट कश्मीरी हिंदू कुजीन्स जो है वो फेमस भी नहीं है, हमने किया ही नहीं उसको वाजवान फेमस। वाजवान में भी गारंटी नहीं है कि वो मीट है क्या, एग्जैक्टली। लिखा तो है नहीं ऊपर, आपको क्या यस। पता है हम्म। किसका किसका मीट है वो। और हम जाते हैं हाँ। गोश्ताबा खाते हैं, फिर फोटो खींचते हैं वहां से, यस। सेल्फियां हम्म। बनाते हैं, वाजवान खाया, गोश्ताबा खाया, रिश्ता खाया, हम्म। तबक मांस खाया, कबाब खाया, क्या गारंटी है उस मीट की, बताओ। हम्म। हम्म। सो बिजनेस जब हमने पूछा ना, जैसे कुछ कश्मीरी हिंदूज मेरे को मिले, मैंने 3-4 लोगों से बात भी की, कुछ पॉलिटिकल भी थे, कुछ नॉन पॉलिटिकल, ट्रस्ट के साथ कुछ कुछ करते रहते हैं। तो जो भी जितनी भी फैमिलीज उन्होंने बोली, तो दे आर व्हाट दे आर सेइंग इज कि एक तो जो है मतलब यूथ को एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं वहाँ पे, जो कश्मीरी हिंदू यूथ है उसके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट के कोई वो है ही नहीं, मतलब कोई अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं वहाँ काम करने की। तो छोटा मोटा जो बिजनेस वो कर पाते हैं, थोड़ा बहुत चलता है, वो ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट था कि वहाँ के कुछ मंदिर वो लोग रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर देर आर लॉट ऑफ मंदिर हु आर इन अ वेरी बैड कंडीशन। और 1400 टेम्पल्स है विच आर इन बैड कंडीशन। हाँ, तो मतलब आपके पास रिपोर्ट है पूरी में, 1400 नहीं, मंदिर हमारे बिहार में। वो कुछ न्यूज चैनल्स ने अभी हाईलाइट किया था, वो गवर्नमेंट का डाटा उन्होंने शेयर किया था कि 1400 मंदिर है, जो मुझे अब लगता शायद शायद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कुछ रूलिंग अभी निकाली है, और जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे डीसीज हैं, दे हैव बीन गिवन, दे हैव बीन मेड क्या बोलते हैं, कस्टोडियन ऑफ दीज टेम्पल्स। तो है। बजट इज बीइंग एलोकेटेड व्हेन दिस इश्यूज वर रेज्ड। आई थिंक थिंग्स आर हैपनिंग ऑन ग्राउंड। बाकी हाँ। कोई भी जाके वहाँ पे, अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर कोई यहाँ से जाता है वहाँ पे मंदिर के लिए, उसको बोलते हैं, हम लोग हाँ। कोई भी आइडिया फ्रॉड करने से पहले कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, उसको टेक्स्ट पे लिख देते हैं या फिर छूट छूट। और आजकल एक गैंग निकली है, वो वीडियो बनाती है कहीं का, दिखाती है कहीं का, और मुझसे ये ना सकूँ फला ना सकूँ, ये जमीन ये फला ना सक मैं देखो, मैं यहाँ डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को, किसी ने गलत किया है, देयर इज अ लीगल वे, फांसी पे चढ़ाओ उसको। हम्म। किसी ने गलत काम किया, मंदिर के साथ गलत किया है, उसको फांसी पे चढ़ाओ, जूते हम्म। मारो, लाल चौक में हो, डू इट इन अ प्रॉपर वे। बदनाम मत करो समाज को वीडियो बना बना के। हाँ शराब बिल्कुल। की बोतलें, अरे शराब पीने कश्मीरी पलट जाता है क्या वहां पे? आप हम्म। रहनावाली की मंदिरों में जाके वहां दिखाते हो वहां पे शराब, अरे वहां पे लोग वैसे भी है कि जो मंदिर भी संभालते हैं। अब आपके हाँ। यहाँ पे 1400 मंदिर है, वहां पे 1400 मंदिरों में रिमोट एरियाज में है, वहां पे हमारे रहनावाली की अगर बात करो, मैं तो रहनावाली में रहा हूँ, बचपन बिताया मैंने, उसको बोलते हैं बुलबुलैया। हम्म। Ranawari is the headquarter. Ranawari was the headquarter of all the militant organizations. क्योंकि वहां हम्म। भागने के रास्ते बहुत हैं। आप किसी में बैठ जाओ, आप निशानबाग पहुंच जाओगे। आप चौधरीबाग से निकल जाओ, आधे घंटे में निशान पहुंच जाओगे आप। भैया जिसको हम बोलते थे क्या, ऊंट कदम, हम लोग हम्म। एक्सकर्शन पे जाते थे वहां। आप एक गली से निकलो, आप जोगीनगर पहुंचोगे। आप हम्म। वहां से निकलोगे, आप फॉरेन पहुंचोगे। आप एक गली से निकलो, मेरजार पहुंचोगे। वो तो भूल हम्म। भुलैया है। उसी भूल हाँ, भुलैया को मिलकर ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पे, यूज इंक्लूडिंग किया। माई होम, यूज, क्योंकि 5 किलोमीटर तक वहां उनके एलएमसीज लगे थे, कि अगर 1 किलोमीटर पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस आए तो उनको इन्फॉर्मेशन आती थी, वो वहां से अटैक करते थे या भाग जाते थे। और हम्म। वहां पे अगर मंदिर की कुछ कुछ मंदिर, आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी, देयर वॉज अ टेम्पल, सॉरी, देयर इज अ टेम्पल इन रैनावाड़ी, जिसके हाँ। मंदिर का शंकर भगवान को पानी में फेंका गया था। हाँ। उसके हम्म। बाद जो वहां पे हमारी रैनावाड़ी एक्शन कमेटी है, उन्होंने जाके उसको इशू उठाया, और हमारा शंकर भगवान 20 साल थाने में रहा है। हम्म। थाने वालों ने शंकर भगवान देने से मना कर दिया, सुप्रीम हाई कोर्ट में जाके वो ऑर्डर लेना पड़ गया वो भगवान को वापस एस्टेब्लिश करने के लिए। ये लानत है हमारे ऊपर। हम्म। मैं तो कहता हूँ हमारे ऊपर नहीं, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, जिन्होंने, हम्म। खासकर उन लोगों के ऊपर जिन्होंने 2014 में टेम्पल बिल को उठा के सपोर्ट नहीं किया, और यहाँ पे हम्म। आके अपने आप को हिंदू पार्टियां बोलते हैं और हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं। हम्म। जी। अब एक 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 पॉइंट मैं और आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्वेश्चंस हो सकता है मेरे ठीक लग रहे हो, क्योंकि मैं थोड़ा और कोशिश कर रही हूँ डेप्थ में जाने की। हम लोग कहते हैं ना कश्मीरी हिंदू मैसेकर, तो जब मैं कई वीडियोस में मैंने मैसेकर वर्ड यूज किया, तो बहुत सारे हमारे ही समाज के लोगों ने ऑब्जेक्शन ये उठाया कि मैसेकर इज मास,
कि इट वाज मास एक्सोडस, तो इसको हम मैसेकर कैसे बोल सकते हैं? तो मुझे आप समझाइए कि 1990 से पहले भी मेरे जो ग्रैंडफादर है द्वारका नाथ सप्रू, आप तो जानते ही हैं, उन्होंने अपनी डायरी में कन्याकूट वाला इंसिडेंट और ऐसे कई सारे इंसिडेंट मेंशन किए हुए हैं कि वहाँ पे ऐसे बहुत 90 से भी बहुत पहले से चलता आ रहा था। 47 के आसपास भी हुआ, 37 में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। तो कन्याकूट वगैरह जो बहुत पहले मैसेकर्स हुए हैं, तो मैसेकर मास एक्सोडस हुआ था, ये सबको पता है। लेकिन इसको भी एक काउंटर पॉइंट ये दिया जाता है कि कितने पंडित निकले, 1 लाख निकले होंगे, 2 लाख निकले होंगे। लेकिन कहीं पे कोई ऐसा डाटा है जो हम लोगों को पता हो कि उस समय पे 90 में जब एक्सोडस हुआ, जब बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो कितने कश्मीरी हिंदू वहां से निकले हैं? इसे मैसेकर बोलना कितना सही है, कितना गलत है? और उसमें बताता हूँ कि अगर हम हिस्ट्री में जाए तो बोलते 1931 में हुआ था बटलूट, जब बच्चों के घर जलाए गए, रेप हुए, किलिंग हुई। उसके बाद जो मैंने सुना था वो हुआ है 1986 में अनंतनाग में, जब लोगों के वो भी करवाया था मुफ्ती सईद ने, जो बाद में होम मिनिस्टर बना। वही एक 1986 में इंडिकेशन थी कश्मीरी पंडितों के लिए कि भाई अब तुम्हारे दिन पूरे हो गए यहाँ पे। और लोग जो अपने घर में किसी की दीवार भी गिरी थी वो नहीं बना रहा था, इसीलिए तो अनंतनाग राइट्स के बाद इंडिकेशन मिल गई थी। और बाद में थोड़ा बहुत पीसफुल हुआ तो लोगों ने जाके मकान बनाने शुरू कर दिए। और उनके तो ऐसे आपने देखा होगा, कई पिक्चर्स में भी ये आया है कि इवन कारपेंटर था या मैसन था, वो भी एक कश्मीरी पंडित को बोलता था कि चलो मैं अच्छे से मकान बनाऊंगा, अल्टीमेटली तो ये मकान मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ, रहना तो मेरे को ही है यहाँ पे। ये इंडिकेशन वो हमें दे रहे थे, लेकिन हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे, हमें समझ नहीं आ रही थी। मुझे अब भी याद है, जब हम स्कूल कॉलेज में होते थे तो हमारे ही यार दोस्त एक एक महीना गायब रहते थे। हम उनसे आके पूछते थे 1 महीने के बाद, तुम कहाँ गए थे? और बोलते थे कि मैं तो उधर यहाँ सोपोर गया था, वहां मेरे नाम के है। और बाद में पता चलता था वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आया है, उसके घर में गन भी आ गई है। हमारे रहनावारी में एक जैसे हरी पर्वत है, वहाँ पे एक जगह है जिसको हम बोलते हैं मुकदिम साहब, वो भी पहाड़ी के ऊपर है। ये सुबह सुबह जॉगिंग करने जाते थे वहां पे। तो उनसे हम पूछते थे भाई क्या हो गया आजकल? अरे यार मैं तो बस अब थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ। तो ये सारी अंदर अंदर से प्लानिंग चल रही थी कि ट्रेनिंग करने जाना है भाई, पहाड़ियाँ क्रॉस करनी है, 4 दिन भूखे रहना है। ये एक्सरसाइज तो 1986 से हुई। उसके बाद अगर मैसिकर की बात करो, जो मेजर मैसिकर है वंदामा है, छत्तीस सिंह पोरा है, जहाँ पे सरदारों को लाइनअप किया गया है। वंदामा है, छत्तीस सिंह पोरा है, और भी 2-3 जगह के नाम मेरे को एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहे हैं। वहां पे लाइनअप करके बच्चों से लेके बुजुर्गों से लेके महिलाओं तक लाइन में खड़ा करके आर्मी की यूनिफॉर्म पकड़ के कश्मीरी पंडितों को, ऐसे डोडा किश्तवाड़ में भी मैसेकर्स हुए हिंदू के साथ में। तो ये आप गूगल करके देख सकते हो, यू विल गेट ऑल द डाटा कि कितने वहां पे हिंदू के मैसेकर हुए हैं, जिसको हम मैसेकर बोल सकते हैं। बाकी वहां पे क्या था कि 90s में मैसेकर तो 90s में नहीं हुआ, जब मैं वहां पे फोर्सेस के साथ था। वहां पे क्या था कि टारगेट किलिंग, उनको मालूम था कि अगर हम मैसेकर्स करेंगे तो इसको हो सकता है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे होगा कि एक कम्युनिटी को टारगेट करें। इट वाज आईएसआई वेल प्लान कि किल द वन बाय वन। जो भी हमारे जैसे टिकला टेपलू थे, वो आरएसएस के नेता थे, बीजेपी के नेता थे, उन्होंने इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया था। जैसे गंजू साहब थे तो उन्होंने क्या बोलते हैं जजमेंट दी थी, उसको क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा है, एक टेररिस्ट था, उनको फांसी की सजा दी थी उन्होंने। वैसे ही हमारे पोएट थे सर्वानंद प्रेमी, या मेरा ही दोस्त था सतीश टिप्पू, कि जो वॉलंटियर था, हमेशा कम्युनिटी काज के लिए खड़ा रहता था। ही वॉज ऑलवेज अगेंस्ट लव जहाद। कई सारे ऐसी चीजें थी कि जो हम यहाँ पे पब्लिकली नहीं बोल सकता हूँ मैं, जो उसने और मैंने मिलकर करी है, कि हम बोलते ना आज जिसको लव जहाद बोलते हैं। तो वो रोकने के लिए भी हम लोगों ने बहुत कुछ वहाँ पे उस टाइम पे उस लेवल पे किया है, जो मैं अब यहाँ पे ओपनली नहीं बोल सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इट वॉज ए प्रिप्लाइड कि भाई मैसेकर तो फिर 90s के बाद ही हुए। वंदामा हुआ है, सॉरी वंदामा हुआ है, नाजीमर्ग हुआ है, छत्तीस सिंह पूरा हुआ है। ये 2-3 नाम तो मेरी जुबान पे है। और भी हुए हैं मैसेकर्स जहाँ पे कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल के लाइनअप करके वहाँ पे किल किया गया है। उसके बाद गिरजा टिप्पू वाला एपिसोड भी आपने सुना होगा, सरवल भट्ट वाला भी एपिसोड सुना होगा। तो ये एट्रोसिटीज हुई है जो कहीं पे आज तक उनके कौन किलर है, किसने किया, कोई केसेस नहीं हुए हैं। इवन मैं अगर आपको बिटकराटी का बोल रहा हूँ, जिस आदमी ने, जिस एक टेररिस्ट ने ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने 20 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को मारा, एंड द फर्स्ट टारगेट
he openly accepted that I killed Satish Tiku. क्यों? कश्मीरी पंडित था, क्यों? शायद आरएसएस से था। अगर मेरे को ऑर्डर मिलता तो मैं अपनी माँ को भी मार देता। और ऐसे आदमी को आप इस देश में पाल रहे हो, खाना खिला रहे हो, बताओ आप। यासीन मलिक को आप हाईलाइट इसलिए कर रहे हो, रीजन क्या है? मैं बताता हूँ पॉलिटिक्स कहाँ तक गिर सकती है इनकी। यासीन मलिक को ऑनर किया था मनमोहन सिंह कांग्रेस सरकार ने, इसलिए यासीन मलिक इज इंपॉर्टेंट फॉर बीजेपी गवर्नमेंट, नॉट बेटा कराटे, नॉट अदर टेररिस्ट। यासीन मलिक के ऊपर तो इल्जाम है कि उसने 4 एयरफोर्स ऑफिसर को मारा है। ठीक है, पनिश करो, गोली मार दो। आपने मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में 2016 में क्या बोलते हैं इसको, बेटा कराटे को रिलीज किया गया जेल से। और उस टाइम पे वहां पे जो एनडी वादी थे जज, उनका जो जजमेंट आया है दैट इज रिकॉर्डेड। उन्होंने जब छोड़ा उसको जमानत करी, बोलता है प्रोसिक्यूशन इज इंटरेस्टेड टू डिबेट। और जो इसके ऊपर एलिगेशन है, जो एफआईआर है, उसमें पनिशमेंट इज नॉट लेस देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फांसी। उसके बाद भी 2016 में उसको छोड़ा गया। फिर हमने जब हंगामा किया 2016 में, 2019 में उसको दोबारा पकड़ा गया और केस क्या चल रहा है उसके ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग का। बताइए आप। और सतीश टिकू की फैमिली तारीख पे तारीख झेल रहे हैं हम लोग कश्मीर में जाके। सतीश टिकू की फैमिली दिल्ली में ही रहती है। हाँ, हम लोग लड़ रहे हैं केस। अभी हम लोगों को शायद हो सकता है, मेरी रोज बात होती है, वी आर ट्राइंग दैट दिस केस शुड बी शिफ्टेड टू जम्मू, क्योंकि वहां पे हमारे वकील जाते हैं तो उनको वहां पे घेर लेते हैं वो लोग। पहले तो उनको सिक्योरिटी नहीं देते हैं टाइम से। कई बार तो हमारा वकील वहां से क्या बोलते हैं एयरपोर्ट से ही वापस लौटा है। नाउ वी आर फाइटिंग। जैसे हमारी एक भाभी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, शी इज आल्सो फ्रॉम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, शी बॉट विद 32 लॉयर्स एंड गॉट द केस ऑफ यासीन मलिक ट्रांसफर टू दिल्ली, देन ओनली ही वाज पनिश्ड। वहां तो फ्री में इनके 40 वकील खड़े हो जाते हैं बचाने के लिए, सिविल से केस बिठा कराते। चार्जशीटें नहीं फाइल की गई है, वो सामने आने को तैयार नहीं है। अरे आप हाथरस के कांड केस में 100 मोटो केसेस में रात को अदालतें खोल सकते हो, क्योंकि उसमें आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है। जिस आदमी ने ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया है कि मैंने इतने कश्मीरी पंडितों को मारा है और सबसे पहला मैंने सतीश टिकू को मारा है, उसके बाद ये सरकार हमारी डेमोक्रेसी में आज तक उसको सजा नहीं दे पा रही है। और वो किस केस में यहाँ पे तिहाड़ जेल में पड़ा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग केस। और जो उसका 20 लोगों को मारा है वो केस 20 में से एक फैमिली लड़ रही है, वो है सतीश टिकू का भाई और या उसका फ्रेंड राकेश टिकू। सतीश टिकू के ब्रदर अभी भी लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं ना। और जब कश्मीर फाइल थी मेरे पास आ गई थी टीवी टीआरपी चैनल वाले, क्योंकि वहां पे हाईलाइट किया गया अग्निहोत्री जी ने, अनुपम खेर जी ने, उन्होंने पैसे कमाने से कमा लिए और साइड हो गए। क्या वो कभी इन परिवारों के दुख सुख में आए बोलने के लिए कि चलो हम आपके साथ में गवर्नमेंट में प्रेशराइज करेंगे कि आपके केस क्यों नहीं खोले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपके केस को क्यों रिजेक्ट किया, अनुपम खेर जी क्यों नहीं कंप्लेन चला रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री जी हमारे जो प्रमोटर उस टाइम पे निकले थे गड़ियाली आंसू बहाने के लिए, मोस्ट ऑफ द केसेस जिनके खुद के घर के परिवार मारे गए हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड। अब मैं क्या बोलूं एक्सेप्ट सतीश टिकू फैमिली हु इज फाइटिंग। ये रिकॉर्ड्स है कि जब विवेक अग्निहोत्री ने पिक्चर की स्टोरी बनाई, उसके बाद में जो जिनको मारा गया वहां पे उनके परिवारों को जब कांटेक्ट किया, कोई लंदन में है, कोई मलेशिया में है, उनको परवाह ही नहीं है, जो मर गया मर गया। कई लोगों ने ट्रस्ट खोल लिया अपने पिताजी के नाम पे, किसी ने माताजी के नाम पे, और वो अपना ट्रस्ट चला रहे। परवाह नहीं आज तक कि मेरे बाप को किसने मारा, मेरी माँ को किसने मारा, मेरी बहन के साथ बलात्कार किसने किया। आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स। तो हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी आके हमारी हेल्प करे, हम खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं लड़ने के लिए तैयार होता हूँ तो मुझे बोला जाता है ये तो अपनी सेल्फ पब्लिसिटी कर रहा है। अब आप बिलीव नहीं करोगे, जब से ये बुक लॉन्च हुई है, जब से मैं अभी कुछ चैनल, जैसे आपने बोला आपका इंटरव्यू लेना है, वैसे कुछ हमारे समाज के चैनल्स है, मैं नेशनल टीवी तो हमने हैंड ओवर कर रखा है वहाँ पे सुशील पंडित को, जो कि नॉन माइग्रेटर वो किताबें पढ़ के वहाँ भाषण देता है। कश्मीरी पंडित बोलते हैं नॉलेजेबल है नॉलेजेबल, क्योंकि जो फीलिंग मेरी है वो फीलिंग उसकी हो नहीं सकती है, क्योंकि जो मैंने देखा वो उसने नहीं देखा। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम एंड आई एम नॉट सेइंग वो पिक्चर वो स्टूडियो लेके बैठ चुके हैं हिप्नोटाइज करने के लिए, क्योंकि उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, चलो कोई आवाज तो उठा रहा है, मैं उसके लिए, मेरे को कल लोग टोकेंगे, मुझे मालूम है कि इसको खुद को पब्लिसाइज करना है। अरे दिल का दर्द मैं जानता हूँ जिसने एनकाउंटर करे हैं, दिल का दर्द वो जानता हूँ जिसने
गीता भवन में देखा है। दिल का दर्द वो जानता है सांप के डसने से, जिसने अपने कश्मीरी पलटू हमारे बुजुर्गों को मरते हुए देखा है। दिल का दर्द उसका होगा जिसने संस्ट्रोक से हमारे समाज के बुजुर्गों को मरते हुए, तड़पते हुए देखा है। वो दर्द किसी में नहीं होगा जो यहाँ पे आपने उठा के पैराशूट से बैठा दिया स्टूडियो में और वो किताबें पढ़ पढ़ के आपको नॉलेजेबल करके। ये स्टोरी तो कोई नहीं बोल सकता, स्टोरी तो खूब सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी जब से पैदा हुए। तो दुर्भाग्य यही है, हमारे समाज हमारी कम्युनिटी के साथ क्या कर सकते हैं। Exactly. अब आपको बता रहा हूं मैं, मेरे वीडियोस आजकल हमारे कश्मीरी पंडित समाज के ज्यादा कश्मीर में वायरल हो रहे हैं। जो किताब के आर्टिकल शेयर किए गए वो कश्मीर में वायरल हो रहे हैं। तभी मैंने आज आपने जो पोस्टर भेजा उसके ऊपर लिख दिया, मैंने बोला टुडे आई विल बी अगेन लाइव विद सुरभि एंड प्लीज आई एम गिविंग यू वन मोर वीडियो फॉर सर्कुलेशन टुडे। अरे 22 साल की उम्र में बेटा आपने मेरे को देखा है, 22 जयपुर में काम करते हुए। तो मैंने 22 साल की उम्र में अपना बचपन नहीं देखा था उस टाइम पे, जब लोग इंजीनियरिंग करने जाते थे बाहर, जब लोग जाते थे महाराष्ट्र, जब लोग जाते थे कर्नाटका। मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया था समाज के लिए। मैंने तब अपना नहीं देखा। अब तो उम्र बीत गई, कम से कम अगर गोली से मारेंगे तो शहीदों में तो नाम आएगा, ऐसे तो घर में मर जाएंगे बीमारियों से। 10 दिन 12 दिन घर वाले याद करेंगे, उसके बाद फोटो लगा के माला चढ़ा देंगे, वो बोल जाएंगे। बाकी से मैं क्या उम्मीद करूँ। आई एम ए स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ओपन हार्टेड पर्सन, ब्लंट। मैं बोलता हूँ, बोलते ना, आई बेल द रैट्स एंड कैट्स, आई कॉल स्पेड अ फील्ड। दैट इज माय नेचर व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड एंड आई कैन नॉट चेंज, दैट इज ऑल। ये मेरा आर्गुमेंट सबसे पहले घर में होता है। चलिए, तो अभी भी तुम्हारे से डिबेट कर रहा हूँ तो बीवी दरवाजे पे आके 3 बार देख चुकी है किसके साथ बकबक कर रहा है। नहीं, बकबक की जरूरत है और ये टाइम है, मतलब इस गवर्नमेंट से भी काम लेने का टाइम है, लेना भी जरूरी है। एंड इट इज आवर टाइम व्हेन वी हैव टू बी अवेयर कि हमें कहाँ पे करना है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है। हम एक्चुअली डायरेक्शन लेस है, क्योंकि 4 लोगों का एजेंडा, कोई मंदिर होता है 4 का कुछ होता है, 4 का होता है कि कुंभ में हमें शिविर लगाना है, 4 का कुछ होता है। You are speaking on the, you are speaking heart of the youth basically। हाँ, मैं जो बता रहा हूँ, मैं मेरी जनरेशन की बात कर रहा हूँ। You are telling the practically जो तलमुला में जाके अभी देखा या जो एक्सपीरियंस किया है, चाहे हम लोग जयपुर में रहे, चाहे यहाँ पे एक्टिविज्म में रहे, तो you have expressing your on behalf of youth। और मुझे इस बात की खुशी है आज की डेट में, एटलीस्ट जो एज यू राइटली स्टार्टेड दिस डिबेट, कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा कलंक था। आई थैंक योगेंद्र कंडारी जी, श्री आई बी काबू साहब, कि दैट एटलीस्ट दे हैव मेंशन्ड समवेयर ऑन रिकॉर्ड्स कि दैट वी हैड सम वैरियर्स इन द कम्युनिटी जिन्होंने वापस फाइट बैक किया है। बट तब भी हमको हिंदुस्तान ने धोखा दिया है। 1996 में भी इसी गवर्नमेंट ने हमें धोखा दिया है। वी आर हेल्पलेस, नोबडी कैन ब्लेम और नोबडी कैन टेल कि आप लोगों ने रेजिस्ट क्यों नहीं किया। दैट इज माई विक्ट्री। आई सल्यूट कंडारी जी, आई सल्यूट कर्नल टिक्कू साहब, आई सल्यूट कैप्टन टिक्कू साहब, आई सल्यूट आईजी काबू साहब। दैट इज ऑल व्हाट आई कैन से। चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं भी एक्सपेक्ट करूंगी कि मैं आपको जब भी कॉल करूं तो हम लोग ऐसी डिबेट्स करते रहें। एंड प्रैक्टिकली भी हम कश्मीर जाकर जो है कुछ शोज अभी प्लान कर रहे हैं, तो मैं उसमें भी चाहूंगा कि आप उसका पार्ट बने। एंड मैं जरूर आऊंगा, मुझे मौत का डर नहीं है। इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अभी भी मैं जाऊंगा, जब भी बोलोगे आई विल बी अवेलेबल देयर विदाउट अ पीएसए, विदाउट सिक्योरिटी। तो विजन में हम लोगों का, मेरा बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि 15 इयर्स जर्नलिज्म में मैंने देखा है। मेरे को व्हेन आई जॉइंड इंडिया टुडे, तो आप हैरान हो जाएंगे। मैंने ज्वाइन किया था दिसंबर 14 और 19 जनवरी को जो एक्सोडस डे हम लोग सेलिब्रेट जो भी करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें हम लोग ट्रिब्यूट्स देते हैं अपने शहीदों को। 19 जनवरी 1990 में मेरी बॉस ने मेरे से कहा कि आप कुछ लिख के दो। सो मैंने अपने ग्रैंडफादर की डायरी के वो जो 2 पेजेस मेरे पास बचे हुए थे, वो बहुत बड़ी डायरी थी, वो पेजेस इधर से उधर शिफ्ट होने में काफ़ी सारे गुम हो गए। वैसे भी वो तो कश्मीर से ही काफ़ी चीज़ें डिस्टॉर्ट हमारी हो ही गई। तो वो 2 पेजेस को मैंने कहाँ नहीं पब्लिश किया। एंड मैं तो बिल्कुल एकदम फ्रेशर जैसे जाता है कॉलेज से पढ़ के, वैसे सडनली अब लकीली मैं ऑल इंडिया रेडियो में थी तो थोड़ा अवेयरनेस थी।
बट आई वॉज एसोसिएटेड विद मैनी, मैं इवेंट्स में कश्मीरी में जाने लग गए, कल्चरल इवेंट्स में, तो वहाँ मुझे कुछ कुछ बातें सुनने को मिलती थी। तो पापा से पूछ रहे थे ना, मैं तो उनके टच में था कम से कम। सो ये रूट, जैसे आपने कहा ना कि आप चाइल्डहुड आपने देखा नहीं, ये एक्चुअली रूट से ही आता है, जिसके अंदर वो जुनून है, ही और शी कैन डू दैट, आराम से करेंगे और करने। वही जुनून अगर पूरी कम्युनिटी में हो गया कि अपनी कम्युनिटी को सिक्योर करना है, पॉलिटिकल वॉइस होना चाहिए, तो वो जुनून जो है ना, वो कहीं जगह वो सेल्फ सेंट्रिक होके हम लोग सिर्फ वही सोचते हैं कि यहाँ पैसा यहाँ से आ जाए, वहाँ से आ जाए, और फंडिंग के चक्कर में हम लोग हमेशा रहते हैं, और ट्रस्ट पे ट्रस्ट हम बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो काम होना चाहिए वो ग्राउंड पे कोई कहीं पे हो ही नहीं रहा है, जहाँ पे हम अपना कल्चर भी लूज कर रहे हैं, हम अपनी पॉलिटिकल वॉइस को भी लूज कर रहे हैं, और हम खत्म ही हो रहे हैं कश्मीर से। जितने भी बच्चे कुछ हैं वो भी एक पॉइंट पे उन्हें भी कोई नहीं पूछेगा। लैंग्वेज भूल गए हैं, कल्चर भूल गए हैं। आज हमको शिवरात्रि करनी होती है तो हैट्स ऑफ टू मिस्टर रवि बान। मैं कल्चरली भी रहा हूँ कि वो एज द फाउंडर ऑफ रवि नगर नगर श्रीनगर, हमने मंजूर शाह, गुलजार गनई, इंद्र कला, नैना सप्रू, शी इज माई मास्टर बेरी नैना सप्रू जी। हमने कश्मीरी कल्चर को जिंदा, लैंग्वेज को भी जिंदा वहां रखा। वहां पे हम लोगों ने मतलब जो भजन कीर्तन के आज भी लोगों के घर में चलते हैं, चाहे वो इंद्र जी के हों, चाहे वो गुलजार गनई की आरतियां हों, चाहे वो मंजूर शाह की हों, वो भी हमने प्रिजर्व किया था। वो भी आज की डेट में लोग, मतलब आज हमारी ये दुर्दशा हो गई कि आज हमको शिवरात्रि घर में मनानी होती है तो हमें टेप रिकॉर्डर ऑन करना पड़ता है या गूगल पे सर्च करना पड़ता है। उसके बाद और हमारे पास पंडित पुरोहित भी नहीं है, हमारे पास यूपी के अरे पंडित उसमें की पता क्या, उसमें मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ कि चलो जब तक ग्रैंडफादर थे या जब तक फादर थे तो उनको पता था कैसे करना है। वो बोलता कुछ होता है और हम कुछ कर होते हैं, बस ये सवाल सवाल करते रहते हैं। अब वो समझ ही नहीं आती है वो बोलता क्या और हम कर क्या रहे हैं। ये तो हमारी दुर्दशा हो गई। अब बताओ, ये मेरी जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। आई एम टचिंग 59-60 नाउ। व्हाट अबाउट माय चिल्ड्रन? उनको तो पता नहीं, वो करेंगे भी नहीं करेंगे। दैट इज डाउटफुल। दिस इज द केस ऑफ एवरीबॉडी, इट इज नॉट माय केस ओनली। ये हर घर की कहानी है बेटा, आप जैसे सब नहीं हो सकते हो। वो है समथिंग फॉर यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन टर्म्स ऑफ जर्नलिज्म, और जैसे भी ये कुछ ही लोग बचे हैं कम्युनिटी में, बाकी किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। ये घर घर की कहानी है। हाँ, ठीक है, तो इसी के साथ हम शो का एंड करते हैं। तो आई विल से थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हम लोगों ने थोड़ा सा जयपुर को भी याद किया एक साथ। चलो दुख है ना, सॉन्ग जो पापा का सुन के, मतलब आई कुड नॉट बिलीव। मेरे को 2 दिन तक तो समझ ही नहीं आई। वही दिन याद आ रहे थे जो हमने जयपुर में इकट्ठे बिताए हैं। उनका एक्टिविज्म भी साइलेंट था। आई वांट टू टेल बाय वे ऑफ यू टू द ऑडियंस कि ही वाज द पर्सन जिनको बोलते थे जयपुर में फार्मा इंडस्ट्री के किंग। तो मतलब जितने कश्मीरी पंडित माइग्रेट करके जयपुर आते थे और उनको फार्मा में इंटरेस्ट होता था, चाहे वो कैडिला से लेके कोई भी इलाई लिली रैम्बैक्सी तक उनकी अप्रोच थी, बिकॉज वो फार्मा इंडस्ट्री के किंग कश्मीर से रहे हैं। तो वहां से जितने भी बच्चे थे तो आते थे कि सप्रू साहब जॉब चाहिए, चल तू फलाने के पास जा। मैंने उसको फोन कर दिया, कल तेरा इंटरव्यू है। और वो साइलेंट वर्कर थे, मेरे जैसा नहीं थे। मेरे को वो भी कभी कभार बोलते थे मीटिंग्स में, यार आप एग्रेसिव हो जाते हो कभी कभार। मैं बोलूंगा मैं नेचर से ऐसा हूँ, मेरे से ना कई चीजें बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं थोड़ा कभी अवल हो जाता हूँ। हर एक की अपनी अपनी नेचर होती है, बट ऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। और कितनी मीटिंग्स आप लोगों की हमारे घर की छत पे होती थी, अगर आपको याद हो, जयपुर वाले मकान में मुझे कितनी मीटिंग्स वहाँ पे क्या मैंने बोले, और आप भी होते थे हर टुडे एटलीस्ट पीपल ऑफ जयपुर, पीपल ऑफ राजस्थान आर विशिंग अस। बोलते ना, हीरे की कदर तो जोड़ी को ही होती है। जब तक हम वहां पे थे तो कश्मीरी पंडित थे, तो कभी किसी कश्मीरी पंडित को आज तक क्रेडिट नहीं दिया। ये हमारा दुर्भाग्य है। बट एटलीस्ट मेरे जाने के बाद हमको ये पता चल गया है कि आज वो रिलीफ भी बंद तब से हो गया। आज माइग्रेट सर्टिफिकेट है जो उनको घर में जाके पहुंचाता था मैं, चाहे वो कलेक्ट्री जाना है, चाहे एसपी ऑफिस से वेरिफिकेशन करानी, कंसर्न थानों पे जाना। मैंने शायद किसी को सेक्रेटरी या कलेक्ट्रेट धक्के खाने के लिए जाने की इजाजत नहीं दी थी, वो धक्के में खुद ही खाता था। वो आज रियलाइज कर रहे हैं वो लोग। और वहां भी समिति रह गई है कि जयखत्म पे जो हवन हमने शुरू किया था, हवन कर लिया, पूजा पाठ कर लिया और यहाँ संगठन पे मिल गए, वही एक कल्चर वहां पे बचा है। बाकी पॉलिटिकली या सोशली कोई कनेक्ट खत्म हो चुका है वहां पे। जो कनेक्ट हमारे टाइम पे, आपके पापा के टाइम पे
हकीम साहब के टाइम पे, उसके बाद मैंने टेक ओवर किया था जब वो लोग वहां से निकले, और जब तक वहां पे रहा वो रखा, बीच में दोबारा चला गया था तो कुछ और दोबारा कोशिश करने की, फिर वो कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया, देन अगेन आई हैव टू मूव बैक टू दिल्ली बिकॉज ऑफ माय ऑफिशियल एंगेजमेंट। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम तो हर जगह पे है, ये जयपुर कैनॉट बी एक्सेप्शन। ये दिक्कत परेशानी तो हमारे जीवन में ही है, कुछ ना कर सकते। चलो एनीवे बेटा, बहुत अच्छा रहा आज डिस्कशन का आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी मैं आपको डिबेट्स में बुलाते रहूंगी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ओके बाय।